लोग शादी क्यों करते हैं? वो शादी इसलिए करते हैं कि लोगों को सुनाया गया है कि 25 साल के बाद शादी नहीं होगी ना। मैं झुकेगा नहीं साला, वैसा नहीं होना चाहिए। जो झुकेगा उसके रिलेशनशिप अच्छे होंगे। एवरी फीमेल ऑल्सो वॉन्ट्स कि मैं भी कुछ ऐसा करूं जहां पर मेरी वैल्यू हो। शादी करने का डिसीजन आपका खुद का नहीं होना चाहिए। खुद अकेला नहीं खुद नहीं, कभी मत करो, बिकॉज व्हेन यू आर इन लव यू आर मैड। प्यार अंधा होता है, कानून भी अंधा होता है, प्यार भी अंधा होता है। एक पार्टनर इंट्रोवर्ट है, एक एक्सट्रोवर्ट है। एक पैसे को स्पेंड करता है, एक पैसे को सेव करता है। एक टॉकेटिव है, एक साइलेंट है। दैट्स हाउ जोड़ियां आर मेड। ज्यादातर तकलीफें इसलिए हैं कि हम उनको बदलना चाहते हैं। ऑन पॉइंट। हम एक दूसरे को हर्ट इसलिए करना है क्योंकि हम एक दूसरे को अच्छी तरह से प्यार कर पाए। काम में भले मैस्कुलिन हो, घर आओ तब फेमिनिन बनना पड़ेगा। अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को अगर आप नर्चर करेंगे तो आप अपने हस्बैंड के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं हो जाएंगे और आप वो जो कहते हैं ना अबला नारी बनकर घूमते हैं, वैसे नहीं घूमेंगे। मैक्सिमम लोग अगर ये समझ जाए, उनके मुझे लगता है 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। लोनलीनेस स्मोकिंग से भी ज़्यादा डेंजरस है और वो आपकी जान ले सकता है। दिस इज़ प्रूवन बाय अ स्टडी। और इसीलिए ये पूरा पॉडकास्ट रिलेशनशिप के लिए डेडिकेटेड है। हमने बात करी है कि खुद के साथ के रिश्ते कैसे इम्प्रूव करना और लोगों के साथ के रिश्ते कैसे इम्प्रूव करना। अगर आप कपल्स हैं, अगर आप डिवोर्स तक पहुंच चुके हैं, मे बी आप सिंगल है लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप, या आपके पेरेंट्स के साथ के रिश्ते, आपके खुद के बच्चे के साथ के रिश्ते, कोई भी तरह के रिलेशनशिप अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। बहुत सारे डीप इनसाइट्स इसमें से आपको मिलने वाले हैं। बिकॉज टू डिस्कस ऑल द रिलेशनशिप सीक्रेट्स वी हैव अ स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है नक्षत्र मेहुआ। ही इज़ अ कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप कोच। ही इज़ ऑल्सो अ सर्टिफाइड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग प्रैक्टिशनर, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट और वो डॉक्टर ऑफ मेटाफिजिकल साइंस भी है। एक ऐसे इंसान जिनको 9 साल का अनुभव है और हज़ारों लोगों की सक्सेस स्टोरीज उन्होंने क्रिएट करी है व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, मेंटल, इमोशनल हेल्थ एंड मोर देन एनीथिंग ही इज़ माई ब्रदर। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरी जर्नी में जो उन्होंने मेरे साथ बहुत सारे इंसाइट्स रिलेशनशिप को लेकर शेयर किए हैं वो आज पब्लिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट थ्रू दिस पॉडकास्ट। ये एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्पेशली जो आखिरी का रैपिड फायर राउंड है और जो रियल लाइफ सिनारियो का राउंड है। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव इट। ये पॉडकास्ट को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना कि जो रिश्तों को इम्प्रूव करना चाहेंगे। रिमेंबर, रिलेशनशिप का एजुकेशन आज हमारे कंट्री में मिसिंग है। सो डू स्प्रेड द अवेयरनेस। अगर आपने फिट भारत मिशन को सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक नहीं किया, अभी कर लीजिएगा। एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई के ऊपर भी इसे आप ज़रूर सुन सकते हैं। वेलकम टू होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय RHN सप्लीमेंट्स। थैंक यू सो मच नक्षत्र, आपने वक्त निकाला इस पॉडकास्ट के लिए। एक्सट्रीमली हैप्पी टू हैव यू। नो, एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू। पहले तो इमोशंस और हेल्थ कैसे कनेक्टेड है? क्या उसकी कोई असर होती है आपके हिसाब से? सो हम लोग ये तो जानते हैं कि हमारी ये फिजिकल बॉडी है, बट आई बिलीव इसके ऊपर हमारी, मैं मानता हूँ, स्वमूर्ति होती है, विच इज़ अवर सेल्फ इमेज। और वो सेल्फ इमेज बनती है हमारे इमोशंस से। सो एवरी डे द इमोशंस दैट वी फील, हर रोज़ जो हम इमोशन फील कर रहे हैं, इवन अभी जो हम इमोशन को फील कर रहे हैं, वो हमारी एनर्जी बॉडी को बना रहे हैं। सो एनी डिसीज़ या एनी हीलिंग पहले एनर्जी बॉडी में होता है, फिर वो ट्रांसलेट होता है अपने फिजिकल बॉडी में। सो एनी इमोशन दैट यू फील फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो आपके बॉडी में दिखने वाला है। और इसीलिए आप देखेंगे उम्र के साथ अगर आपके अंदर अवेयरनेस नहीं है, अगर आप ज़्यादा खुश नहीं होते हैं, तो बीमारियां बढ़ने वाली है। और अगर आप उम्र के साथ अवेयर हैं और अगर आपके पॉजिटिव इमोशंस हैं, आपके रिश्ते अच्छे हैं, तो उम्र के साथ आप और भी जवान होने वाले हैं। एंड यू विल फील लाइक कि यार आप तो अनिल कपूर हैं या फिर आप तो रेखा की तरह दिख रहे हैं, बिकॉज आपने अपने इमोशंस को मैनेज करना जो है वो सीख लिया है। आई कम्प्लीटली अग्री। कुछ लोगों को जब हम देखते हैं तो देखकर ही लगता है कि भले ही उनकी बॉडी की उम्र या कैलेंडर के हिसाब से उम्र 60 साल है, बट उनका चेहरा इतना जवान लगता है। तो जब हम बात करते हैं कि लॉन्जेविटी, लंबा जीना, हेल्दी जीना, जवान रहना, उसमें ऐसे कौन से इमोशंस है जो आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा रोल प्ले करेंगे? सो नेगेटिव इमोशंस बहुत हमको जल्दी एज करते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा इमोशन जो हमें एज करता है वो है स्ट्रेस हार्मोन, यानी कि कॉर्टिजोल। जब कॉर्टिजोल रिलीज होता है
तो हमारा बॉडी एक्चुअली कॉर्टिसोल को लेने के लिए बना ही नहीं है। अगर हम पहले की बात करें, पहले के ज़माने की, तो स्ट्रेस का मतलब क्या था? जब आपके घर में कोई एनिमल आ गया या फिर कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आई, तब हम स्ट्रेस फील करते और तब हमारे अंदर फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स होता। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, जब हम सोशल मीडिया के ऊपर भी जा रहे हैं ना, तो इमीडिएटली हमें कुछ दिख रहा है कि यार ये तो कहीं पर घूम रहा है, अभी तो शादी भी हो गई, तो सिंगल जो है वो देख रहा है कि अरे यार मेरी शादी कब होगी। सो हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली कॉर्टिसोल जो है वो रिलीज़ हो रहा है। और आप तो जानते हैं, यू आर एन हेल्थ एक्सपर्ट, कि जब कॉर्टिसोल रिलीज होता है तो बॉडी में हीलिंग नहीं हो पाता है। फॉर हीलिंग यू नीड मेलाटोनिन, कि जब आप रिलैक्स होते हैं उसके बाद ही हीलिंग हो पाता है। सो इतना ज़्यादा जब हमें स्ट्रेस के अंडर रहते हैं तो कभी भी हमारा बॉडी हील नहीं हो पाता है। और अगर हम स्ट्रेस को मैनेज करना नहीं जानते हैं तो हमारी बॉडी में कितना भी आप सैलड्स खा लो, कितना भी आप हेल्दी खाना खा लो, कितना भी आप एक्सरसाइज कर लो, इवन बॉडी अंडर स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा है तो वो भी आप बॉडी के ऊपर एक जुल्म कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। सो स्ट्रेस मैं तो कहूँगा वो बिगेस्ट फैक्टर है हमें डिसीज़ लाने के लिए। आई एब्सोल्युटली अग्री। और एक स्टडी के मुताबिक तो 95% से ज़्यादा जो डॉक्टर के पास विजिट होती है पेशेंट्स की, उनमें साइकोसोमैटिक रीज़न, स्ट्रेस रीज़न एज नंबर 1 पाया गया। कि कुछ तो ऐसे लोग होते हैं, ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जिनको एक्चुअली बॉडी में प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम कहीं यहीं पर है। एंड यू आर सो राइट। तो अगर आपने एक बीच में बात कही कि जो सिंगल लोग होते हैं वो देखते हैं किसी की शादी हुई तो वो कहीं ना कहीं लेफ्ट आउट या फोमो फील करते हैं, तो फियर ऑफ मिसिंग आउट बहुत ज़्यादा आज बढ़ चुका है। द रीज़न हम इसकी बात कर रहे हैं इज़ बिकॉज हम रिलेशनशिप का ये पॉडकास्ट जो कर रहे हैं उसमें सेल्फ रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स से कोई सिंगल है, उसकी शादी नहीं हो रही है, वो देख रहा है किसी को कि घूमने के लिए गया है अपने पार्टनर के साथ, वो कैसे खुश रह सकता है, क्या सोच सकता है ताकि उसको वो फोमो वाला फीलिंग ना आए? पहले जब मैं तो ये सवाल लोगों से पूछता हूँ कि अगर आप सिंगल हैं और कोई दूसरा शादी कर रहा है तो आपको तो खुश होना चाहिए ना, कि जो आप चाहते हैं वो किसी की ज़िंदगी में हुआ है। सो अगर आप पॉजिटिव इंसान हैं, मैं तो कहूँगा आपको खुश होना चाहिए कि जो एक्चुअली उसको खुशी मिल रही है वो उसके साथ हुआ। तो रादर देन फीलिंग जेलस कि अपने अंदर ईर्ष्या भाव आना, उससे तो मैं कहूँगा उसको ब्लेस कर दो। अगर आप ब्लेस करोगे तो आपकी ज़िंदगी में वो जल्दी होगा, और लोग उल्टा करते हैं उसका। सो इफ़ यू डोंट कंसीडर देम एज ए कॉम्पिटिशन, और ये एक्चुअली मैं कहूँगा हमारी स्कूलिंग सिस्टम से आया है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ, भारत की बात करूँ, तो हमारे अंदर गुरुकुल प्रथा थी। उसके बाद हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना बिगाड़ दिया गया है कि जहाँ पर कंपटीशन 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 इतना डाल दिया कि बच्चों को लगता है कि वो फर्स्ट आएगा तो मैं सेकंड आऊँगा। और ये जो कंपटीशन उसके माइंड में है, उसकी वजह से वो अभी भी वो पास प्रोग्राम की वजह से जी रहा है। एंड ही इज़ लाइक यार इसकी होगी तो मेरी नहीं होगी। बट ऐसा कहाँ पर है? द वर्ल्ड इज़ अबाउट कोऑपरेशन, द वर्ल्ड इज़ अबाउट अबंडेंस। आपको ये देखना है कि उसका हो गया, अब नेक्स्ट मेरी बारी है। अगर ये परसेप्शन आप चेंज कर देंगे कि देखो इसका तो हो गया ना, तब मेरा भी होगा, देन यू विल बी हैप्पी। और आप उसको ब्लेस करेंगे, एनर्जी आपकी भी पॉजिटिव होगी, उसको भी वो पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेंगे, तो उसकी बेचारे की ज़िंदगी अच्छी होने वाली है आगे। खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि जब आप जेलसी से एक ब्लेसिंग वाले जोन में चले जाते हैं, ग्रैटिट्यूड वाले, कि नज़दीक ही है, करीब ही है, अब मेरे पास भी आने ही वाला है, तो ऑटोमेटिकली वो नंबर 2 नंबर 1 वाला जो रेस है वो कहीं ना कहीं चला जाता है। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं, तो आपने जो स्कूल का कंपटीशन का माहौल बताया, ये इमोशंस एक्चुअली फॉर्म होने के लिए क्या स्कूल, कॉलेज, या मैं कहूँ बचपन या पेरेंटिंग जो हुआ है, वो कितना रोल प्ले करता है उसमें? मैं तो कहूँगा बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। सो अगर हम बच्चों को ये मोटिवेट ना करें कि तुम्हें फर्स्ट आना है, तुम्हें रैंक लाना है, लेकिन हम उसको ये एजुकेशन दे कि धर्म क्या है। हमारे यहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष है। धर्म का मतलब है कि तुम्हारा पर्पस क्या है, और धर्म का मतलब सत्य को जानना, अपने सत्य को जानना। तो अगर उसको ये सिखाया जाए कि तुम कौन हो वो जानना है, और तुम्हें क्या टैलेंट तुम्हारे अंदर है उसको तुम्हें हॉर्न करना है, अगर वो उसको एजुकेशन दिया जाए रादर देन फोकसिंग अबाउट कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो जो बच्चा है वो अपनी काबिलियत को समझेगा, धर्म को समझेगा, और जो अर्थ है यानी कि मनी जो है वो ऑटोमेटिकली फ्लो करने वाला है। हम एक्चुअली उल्टा सिखाते हैं, और ज़्यादातर स्कूलिंग में यही होता है कि बच्चे बेचारे वो सब्जेक्ट सीख रहे हैं जिसको उनमें इंटरेस्ट ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाता है। दे फील दैट आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट स्किल्ड इनफ, एंड उसकी वजह से वो बाहर से अप्रूवल लेने की कोशिश करते हैं, जो एक बहुत ही बुरी रेस हो जाती है। आपने जो बताया धर्म यानी खुद को जानना। सो इन अ वे स्कूलिंग या बचपन जो है वो उसी की जर्नी होनी चाहिए कि आप खुद को जान रहे हैं।
बट कहीं ना कहीं वो हम किसी के खिलाफ नहीं, ऑफ कोर्स वो एजुकेशन सिस्टम बहुत ही अच्छे से आई एम श्योर प्लान करके बनाया गया है, बट वी अंडरस्टैंड कि जैसे हम इवॉल्व हो रहे हैं वैसे एजुकेशन सिस्टम भी इवॉल्व होना चाहिए। राइट और वो एजुकेशन सिस्टम एक्चुअली अपना है ही नहीं ना। हमारा इंडियन का तो जो गुरुकुल सिस्टम था वो एंटायरली डिफरेंट था। दिस एजुकेशन जो है वो जिन जिन लोगों ने पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज किया है, मैं उनका नाम ले लूंगा, बट उनकी वजह से आया है वो। हमारा सिस्टम तो नहीं है, बट वो शायद उनके लिए काम करता होगा। बट मैं कहूँगा जब हम एंशिएंट जो हमारा नॉलेज है, योग है, भगवत गीता है, वेद है, पुराण है, जब ये लोगों को सिखाना शुरू करेंगे तब जाकर मैं कहूँगा कि लोग अपने आप के साथ रिलेशनशिप जो है बहुत अच्छे कर पाएंगे। 100% यस। तो आपने जो बताया कि एक्चुअली अबंडेंस सिखाना चाहिए बच्चे को, इवन जो पेरेंट्स भी सुन रहे हैं, देख तेरा बाजू वाला, देख तेरा बड़ा भाई कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है, जब वो कंपैरिजन करते हैं तो बच्चे के अंदर तभी से वो लैकिंग वाला, स्कैरसिटी वाला कहीं ना कहीं इमोशन आ जाता है, और तब जाके उसको शायद 20 साल के बाद वो शादी में तकलीफ करेगा। एग्जैक्टली और इसके लिए लोग शादी करते हैं ना। लोग शादी क्यों करते हैं? वो खुद चाहते हैं नहीं, वो शादी इसलिए करते हैं कि लोगों को सुनाया गया है कि 25 साल के बाद शादी नहीं होगी। दैट इज ऑल्सो स्कैरसिटी। पेरेंट्स बोलते हैं कि तू ये उम्र पे नहीं करेगा तो लोग चले जाएंगे। द किड इज लाइक कि कहाँ चले जाएंगे? आपने तो अब बोला था कि जोड़िया ऊपर वाला बनाता है, तो क्या 25 तक की बनाई थी? सो दैट इज व्हाट इज कंफ्यूज्ड अबाउट। और ये थोड़ा प्रोग्रामिंग जो है हमें चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। तो जितने भी पेरेंट्स सुन रहे हैं, क्योंकि रिलेशनशिप का पॉडकास्ट है, तो जितने भी पेरेंट्स सुन रहे हैं, क्या नंबर 1 टिप आप उनको देंगे ताकि उनके बच्चे के अंदर हेल्दी इमोशंस डेवलप हो, जिसकी वजह से फ्यूचर में बेहतर रिश्ते हो? फर्स्ट पहले तो एजुकेशन के साथ उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान को जोड़ना नहीं है कि तुझे आता नहीं है, तू फेलियर है। ये सबसे पहले जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, यू डोंट नो कि वो क्या फील कर रहा है, तो पहले वैसे शब्द का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। एंड सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव देम स्पेस। हम जब बच्चे खुश होते हैं तब उनको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जब वही बच्चे दुखी हो जाते हैं, गुस्सा होते हैं, तो हम बोलते हैं गुस्सा मत हो, दुखी क्यों हुआ है। हम वो पार्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हेल्दी इंडिविजुअल पैदा हो, आप चाहते हैं कि वो ग्रो करे उसमें से, उसके लिए उसके दोनों रेंज ऑफ इमोशन को, मतलब ये तो कैसे हो गया कि तुम अच्छे हो तो तुम मेरे हो, तुम बुरे हो तो तुम मेरे नहीं हो। हमें दोनों इमोशन में, जो आई वॉज लकी कि मेरे मम्मी ने हमेशा एक्सेप्टेड मी एज आई एम, तो जब वो किया, तो जब हमारा ग्रोथ होता है ना, तो एंडोक्राइन सिस्टम तब ग्रो कर पाती है जब वो सेफ फील करती है। और जब बच्चा सेफ ही फील नहीं कर रहा है पेरेंट्स के साथ, और फिर वो झूठ बोलता है, फिर वो कुछ बातें शेयर नहीं करता है, फिर उसको शेम आने लगती है कि मुझे ये इमोशन का एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, और उसकी वजह से वो इमोशन फील नहीं करता है जो अंदर तो है, और कहीं ना कहीं फ्यूचर में वो डिसीज में कन्वर्ट होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि जब मर्द को दर्द नहीं होता, लड़की है क्या, क्यों रो रहा है, चलो, मतलब बच्चे को ऐसा बताना कि एक्सप्रेस नहीं करना, ये भले छोटी सी बात है, बट कहीं ना कहीं हार्ट अटैक की ये भी तो एक छोटी सी वजह है, या मैं कहूँ बड़ी सी वजह है, कि जब मेल अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अपने अंदर ही दबा कर रखते हैं, सारा स्ट्रेस, दुनिया का बोझ सारा अपने आप के ऊपर रखते हैं, छिपाते हैं, तब जाके उनका हार्ट वो पेन सहन नहीं कर सकता है, हार्ट अटैक के रूप में वो मैनिफेस्ट होता है। सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल एडवाइस जो आपने दी है पेरेंट्स को लेकर। अगर हम और ज़्यादा आगे बढ़े कि लेट्स से एक बच्चा बड़ा होता है, शादी करता है, और फिर उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो ये जो भी अनबन होती है, स्पेशली हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में हम बात करें, आपके हिसाब से वो कॉन्फ्लिक्ट को ओवरकम करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा? राइट। सो मतलब अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके झगड़े होने वाला है। अगर झगड़े हो रहे हैं मतलब कि आप जिंदा है रिलेशनशिप में, अदरवाइज तो रिलेशनशिप एंड हो जाएगा। सो झगड़े होना फर्स्ट इज़ अ गुड थिंग। हम कभी कभी झगड़े को नेगेटिव तरीके से देखते हैं। मैं अपने कपल्स को देखता हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट जब भी झगड़ा होता है इट्स अ गुड थिंग। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें कॉन्फ्लिक्ट इसलिए दिया गया है, हमें एक दूसरे को हर्ट इसलिए करना है क्योंकि हम एक दूसरे को अच्छी तरह से प्यार कर पाए। सो वी कभी हमारा इंटेंशन नहीं होता है हर्ट करने का, बट वी बोथ आर डिफरेंट इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट हिस्ट्री। और जब ऐसा होता है वी डोंट नो कि उनको क्या पसंद है क्या नहीं है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट में से क्या नहीं करना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कॉन्फ्लिक्ट को कभी भी ये नहीं कहना है कि तुम ऐसे क्यों हो, या ऐसा तो मैंने क्या कह दिया। सो जब आप एक्नॉलेज नहीं करेंगे प्रॉब्लम को, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। अगर दोनों पार्टनर में से एक भी पार्टनर को ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम है, मतलब कि प्रॉब्लम है, सो डिस्कस करना चाहिए। व्हेन यू अवॉइड, दैट्स द फर्स्ट साइन कि आपके रिलेशनशिप में फ्यूचर में प्रॉब्लम आने वाला है। इसका मतलब ये है कि जब दो पार्टनर में से एक को लगे कुछ गड़बड़ है और दूसरा कहे इसमें तो ऐसा कुछ क्या है,
तो मतलब वो शुरुआत है कि कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, बढ़ने वाला है। Yes. तो एक्नॉलेज करना मतलब कि एक्सेप्ट करना कि हाँ, सुनना। Yes. आई थिंक वो आप बता रहे हैं। सो पहले तो पार्टनर को बोलना कि आई अंडरस्टैंड कि तुम्हें लगता है ये प्रॉब्लम है, बट मैं एक डिफरेंट इंडिविजुअल हूँ, शायद मुझे नहीं लगता था, बट थैंक यू फॉर शेयरिंग कि आपने कहा। सो कॉन्फ्लिक्ट को डील करने के लिए एक कला हमें चाहिए जो शायद नहीं सिखाई गई है, वो है कम्युनिकेशन स्किल, कि कॉन्फ्लिक्ट को कैसे डील करना, झगड़ा कैसे करना, ये भी एक आर्ट है। तो मैं रेकमेंड करूंगा, सबसे पहले हम झगड़ा करते हैं ना, तो क्या होता है पता है, जनरली हाउ कपल्स फाइट इज कि वो हाउ कपल टॉक इज कि वो क्या करता है कि बहुत अंदर दबा कर रखता है ना, 4 दिन 5 दिन अज्यूमिंग के सामने वाला समझ जाएगा, और एक मोमेंट ट्रिगर आता है जहां वो समझता नहीं है और उनका पूरा दिमाग खत्म हो जाता है, और वो बोलता है कि तुम तो ऐसा ही करते हो, ऐसा ही करते हो, और फिर वो झगड़ा जो है वो इंटेंशन चला गया बाजू में, वो जो मैटर थी वो चली गई। अब टॉपिक ये है कि तुमने ऐसे मुझसे कैसे बात की, यस, टोनालिटी। टोनालिटी, झगड़ा हो जाता है। सो स्प्रिंग कहीं ना कहीं का उसका काम करता है। यस, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब मॉन्स्टर छोटा हो तभी उसे मार देना चाहिए। तो जब लगता है आपको कुछ भी बुरा लगा है ना, तो मे बी वाया टेक्स्ट, मे बी ऑडियो मैसेज से, या उनको कम्युनिकेट कर दो, लेकिन विथ पोलाइटनेस, विथ काइंडनेस। एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि कल रात को पार्टी में आपने इस तरीके से मुझे इंट्रोड्यूस किया, या आपने मुझे इंट्रोड्यूस नहीं किया, तो मुझे बहुत बुरा फील हुआ। आई फेल्ट निगलेक्टेड इन फ्रंट ऑफ ऑल दोस्त। आई नो कि आपका इंटेंशन नहीं था, बट आई वुड विश कि नेक्स्ट टाइम आप मुझे इस तरीके से इंट्रोड्यूस करें। सो स्पीक विथ पोलाइटनेस, स्पीक विथ काइंड। हम क्या करते हैं, हम उसको अंदर रखते हैं, और फिर जब दूसरी बार सेम चीज़ रिपीट होती है, तब हमारा एकदम दिमाग गर्म हो जाता है कि हम अभी मैं वापस पार्टी में नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी। सो स्पीक वॉट यू वॉन्ट विथ काइंडनेस। सो पहले प्रॉब्लम की बात कीजिए, टॉक अबाउट द प्रॉब्लम फर्स्ट, और उसमें सामने वाले की गलती मत निकालिए। मैंने जो बोला उसमें गलती नहीं थी कि तुम ऐसे ही हो, तुम तो लायर हो, तुम झूठे हो, तुम तो हमेशा ऐसा करते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप बोलिए कि मुझे ऐसा फील हुआ, शायद आपका इंटेंशन नहीं था, बट आई फेल्ट दिस। और आई थिंक ये लाइन बहुत अच्छी है, शायद आपका इंटेंशन ऐसा नहीं था पर मुझे ऐसा फील हुआ। यस। और ये यूनिवर्सल सेंटेंस आई गेस सभी झगड़ों में, नो मैटर कौन सा रिलेशनशिप है, ये जाएगा। आई थिंक ये बहुत मिरेक्युलस सेंटेंस आपने दिया है। यस, सो नेवर स्टार्ट योर आर्ग्यूमेंट, मैं यहाँ पर और भी डिटेल में जानना चाहूँगा, नेवर स्टार्ट योर आर्ग्यूमेंट विथ क्रिटिसिज्म। आप तो हमेशा ही ऐसा करते हो, आप तो मेरी सुनते नहीं हो, आप तो बहुत लेजी हो, आप तो मेरी बात कभी मानते ही नहीं हो, आप हमेशा मेरे पेरेंट्स के साथ ऐसा करते हो, हमेशा, ऑलवेज, ये सारे जनरलाइजर्स हैं, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्रिटिसिज्म है, और क्रिटिसिज्म जिस तरीके से आपके कन्वर्जेशन की शुरुआत होती है उसी तरीके से उसका अंत होता है। तो अगर आपने कन्वर्जेशन की शुरुआत में ही झगड़ा कर दिया है तो अंत भी झगड़ा होगा। जो कन्वर्जेशन की शुरुआत शांति से होती है, आराम से होती है, वो पीसफुल कन्वर्जेशन की शुरुआत हुई है, तो अंत भी पीसफुल होने वाला है। ब्यूटीफुल। और ये आपने जो सेंटेंस बताया अभी कि आपसे नहीं शुरू करना है कि आप झूठे हैं, आपने मुझे ऐसा किया, बट रादर देन आई के ऊपर लेना है। ऐसे ही कुछ और कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड कोई, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़रूरी है सीखना। किसी ने सिखाया नहीं है स्कूल में, ये सबसे ज़्यादा सिखाना चाहिए था कि झगड़ा हो तो क्या करना। हम ज़रूर उसकी भी बात करेंगे कि झगड़ा ही ना हो उसके लिए क्या करें, बट हो जाए उसके बाद और कोई टिप है कि क्या किया जा सकता है? सो लेट्स से अभी तो जैसे मेल और फीमेल दोनों काम करते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, तो कभी कभी ये होता है ना कि आपने डिशेस नहीं की है, या आपने अपने मुंह से सही जगह पर नहीं रखे हैं, तो रादर देन टेलिंग देम कि आप तो हर बार यहीं पर रखते हो, आपको तो मैंने कितनी बार बोला है टॉवेल सही जगह पर नहीं रखते हो, आप रख दो पहले, यू टेक द इनिशिएटिव। और आप उनसे बोल सकते हैं कि आज मैंने उसको इस तरीके से रख दिया है, आई वुड बी हैप्पी कि अगर आप उसको सही जगह पर रखें, बिकॉज दैट गिव्स मी हैप्पीनेस, क्योंकि मुझे वो पसंद है। एंड अगर आप वो नहीं करेंगे दैट्स फाइन, लेकिन अगर करेंगे तो वो मुझे बहुत खुश करेगा। ब्यूटीफुल। सो कन्वे करना, लेट्स से वो नहीं करते हैं, उसके बाद क्या अप्रोच होना चाहिए? नहीं करते हैं तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बहुत ही अमेजिंग। कपल्स के बीच में मोर देन 65% प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो कभी सॉल्व नहीं होने वाला है। 65% प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो सॉल्व नहीं होने वाले हैं, देयर आर कॉल्ड अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स। और इसीलिए यूनिवर्स भी जो है, आपने देखा होगा, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। एक पार्टनर इंट्रोवर्ट है, एक एक्सट्रोवर्ट है, एक स्पॉन्टेनियस है, एक प्लानर है, एक पैसे को स्पेंड करता है, एक पैसे को सेव करता है, एक टॉकेटिव है, एक साइलेंट है। दैट्स हाउ जोड़ी आर मेड। एक का रूम जो है पूरा मैसी है और एक का पूरा ऑर्गेनाइज्ड है, एक को रात को जल्दी सोना है, एक नाइट ऑल होता है। ऐसा लग रहा है मेरी और स्नेह की बात कर रहे हैं। सो दैट इज हाउ जोड़ियाज आर मेड। सो उसके बाद क्या करना है, प्रॉब्लम आपको इसलिए है कि वो सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, या सही तरीके से नहीं हो रहा है, या प्रॉब्लम ये है कि आप चाहते हैं उस तरीके से नहीं हो रहा है।
तो अगर आप चाहते हो उस तरीके से नहीं हो रहा है, दैट्स योर ईगो प्रॉब्लम एंड यू हैव टू डील विथ इट. वाओ, ओके, ठीक है. सो ये अगेन एक और दूसरा मुझे मिरेक्युलस सेंटेंस मिला है, मैजिकल सेंटेंस, विच इज़ 65% से भी ज़्यादा इश्यूज़ रिलेशनशिप में अनरिजॉल्वेबल होते हैं, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो हमें ही एडजस्ट करना पड़ेगा. सो दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा. सो अगर कोई बोलेगा, एंड यू कैन नॉट चेंज समवंस पर्सनालिटी, क्योंकि वो कुछ एक आप डीएनए के बारे में पढ़ाते हैं, हम कुछ डीएनए लेकर आते हैं. पर्सनालिटी को ओवरराइड करना इमीडिएटली वो पॉसिबल नहीं है. हमारा इतना अपब्रिंगिंग हुआ है, एनवायरमेंटल इतने इन्फ्लुएंस है, वो चेंज करने में वक्त लगता है और कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलेगी. सो लव, मैं कहता हूँ प्यार जो है, इट्स अबाउट एक्सेप्टिंग द पर्सन एज दे आर. सो मैं तुमने टॉवेल नहीं रखा है तो क्या उसमें प्यार कम करूँगा? नहीं. एक्सेप्ट, उसके मजे लेने हैं कि देखो मैं ऐसा और ये ऐसा है. उसको फाइट नहीं करना है. हम छोटी छोटी चीज़ों को, और मैं बताऊं आपको, जब आपकी ज़िंदगी में पर्पस नहीं होता है ना, व्हेन यू डोंट हैव अ पर्पस, ये सारी चीज़ें रेलेवेंट हो जाती है, ये सारी चीज़ें सिग्निफिकेंट हो जाती है. बट जब आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा पर्पस होता है तो ये सारी चीज़ें फिर उतनी वैलिड नहीं होती है. बहुत ज़रूरी पॉइंट है. आप इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि पर्पस मतलब क्या, पर्पस का मतलब क्या होता है, क्योंकि आधे तो लोग जानते ही नहीं है सुबह क्यों उठे हैं. पर्पस का मतलब पहले समझाइए, और जो आपने कहा कि पर्पस नहीं है तो ये सारी चीज़ें सिग्निफिकेंट बन जाती है, उसका मतलब एक बार समझाइए. ओके, सो हम सबके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी होती है, जो मैं कहूँगा मेल एनर्जी, टेस्टोस्टेरोन वाली एनर्जी, जो काम करना चाहती है, मेहनत करना चाहती है, मिशन के ऊपर है. और हम सबके अंदर फेमिनिन एनर्जी होती है, जो बैठना चाहती है, जो रिलैक्स होना चाहती है, जो नर्चर होना चाहती है, जो फ्रेंडशिप बिल्ड करना चाहती है. और ये हर एक के अंदर है. सो आज के ज़माने में अगर हम देखें तो व्हेन बोथ द जेंडर्स आर वर्किंग, हस्बैंड वाइफ जब दोनों काम कर रहे हैं, इट्स एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट कि हस्बैंड वाइफ वो दोनों एनर्जी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके साथ बैलेंस आउट कर रहे हैं. सो व्हेन अ फीमेल, लेट्स से व्हेन यू आर वर्किंग, आपके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी है वो एक्टिव होती है. सो फाइंडिंग अ पर्पस इज अ मैस्कुलिन क्वालिटी. लेकिन हमारी, अगर हम एक जनरेशन पीछे जाए, फॉर एग्जाम्पल मेरी मदर, शी इज़ नॉट एज मैस्कुलिन एज यू. वाई? बिकॉज उनकी जिंदगी में पर्पस, उनका पर्पस क्या है? बोले आप लोग का जो पर्पस है, दैट्स द फेमिनिन क्वालिटी. लेकिन अगर आज आप कुछ काम कर रहे हैं तो आज की तारीख में फीमेल ऐसा नहीं कह सकते हैं. अगर आप वो कहना चाहते हैं, दैट्स योर चॉइस, बट आज की तारीख में फीमेल भी काम कर रहे हैं. तो पर्पस का मतलब ये है, एवरी फीमेल ऑल्सो वॉन्ट्स कि मैं भी कुछ ऐसा करूं जहां पर मेरी वैल्यू हो. सो मैं फीमेल से रेकमेंड हमेशा करता हूं कि एक छोटा सा भले बुटीक हो, एक बेकरी शॉप हो, एक छोटा सा अपना पॉडकास्ट चैनल हो, कुछ भी हो, तो आप अगर खुद का पैशन ढूंढेंगे, थोड़ी अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को अगर आप नर्चर करेंगे, तो आप अपने हस्बैंड के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं हो जाएंगे. और आप वो जो कहते हैं ना, अबला नारी बनकर घूमते हैं, वैसे नहीं घूमेंगे. सो इट इज़ फॉर फीमेल, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नर्चर देयर मैस्कुलिन एनर्जी. और अपनी ज़िंदगी में कुछ आर्ट आपको पसंद है, जो भी आपको पसंद है, नॉट नेसेसरीली आप उसको मोनेटाइज कर रहे हैं, करना चाहते हैं, दैट्स योर चॉइस. बिजनेस करना चाहते हैं, दैट्स योर चॉइस. लेकिन एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी में कुछ होना चाहिए जिससे आप पूरा अपने हस्बैंड के ऊपर या अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें. और इसमें आई थिंक ये भी ज़रूरी है कि टू मच ऑफ मैस्कुलिन एनर्जी फीमेल में जब आ जाती है, जैसे टू मच ऑफ करियर ओरिएंटेड, डिपेंडेंट तो छोड़ो हस्बैंड के ऊपर, मतलब दे आर लाइक मैं हस्बैंड का एक पैसा नहीं लूंगी, तो वो कहीं ना कहीं ईगो में कन्वर्ट हो जाता है. इज दैट ओके? काफी कंट्रोवर्शियल सवाल आपने पूछ लिया है. आपको एक गूगली डाली है, बट नो, आई सी, कोई भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कब है? जब दोनों फेमिनिन है. सो फेमिनिन जो है वो फॉलो करते हैं, दे आर फॉलोअर्स. सो अगर दोनों फेमिनिन है तो क्या होगा? एक पूछेगा खाना खाने कहाँ चले, और हस्बैंड इज लाइक आप बताओ आप कहाँ चले, नहीं आप बताओ ना, नहीं आप बताओ ना. सो फेमिनिन कभी डिसीजन नहीं लेंगे, वो डिस्कस करते रहेंगे. सो दैट्स फेमिनिन. वो रिलेशनशिप अच्छा नहीं होने वाला है. कोई पर्पस नहीं है, बस बातें बन रही है. दूसरा रिलेशन होता है जो आपने कहा मैस्कुलिन, कि आजकल प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मैन आर बिकमिंग मोर फेमिनिन और फीमेल जो है वो और मैस्कुलिन बन रहे हैं. और जब आप अपने कोर से दूर जाते हैं, जब फीमेल 90% ऑफ द फीमेल का कोर फेमिनिन ही होता है, अगर आप कोर से दूर जाएंगे तो आप खुश नहीं रह पाएंगे. सो अगर मर्द भी ज़्यादा घर बार छोड़, वो पर्पस छोड़कर सिर्फ घर में बैठे रहेंगे तो वो कभी खुश नहीं रह सकते हैं. और इसीलिए जब दो मैस्कुलिन इकट्ठा हो जाते हैं, एक मैन में दो तलवार होती है, रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो सकता है. सो व्हेन अ हस्बैंड इज मैस्कुलिन, वाइफ को फेमिनिन बन जाना है. और जब वाइफ मैस्कुलिन बन जाती है, जब वो गुस्सा हो जाती है, वो उसको मज़ा नहीं आता है, तब हस्बैंड को फेमिनिन बन जाना है. और जब मैस्कुलिन फेमिनिन का डांस होता है,
तब जाकर रिलेशनशिप अच्छा हो पाएगा. और इसलिए मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ दैट लव रिक्वायर्स फ्लेक्सिबिलिटी. काम में भले ही मैस्कुलिन हो, घर आओ तब फेमिनिन बनना पड़ेगा. और अगर आप फेमिनिन नहीं बन सकते हो देन यू कैन नॉट हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप. झुकना पड़ता है. झुकना, मैं झुकेगा नहीं साला, वैसा नहीं होना चाहिए. जो झुकेगा उसके रिलेशनशिप अच्छे होंगे. वेरी ट्रू. तो आपने जो लव इमोशन बताया, लव हील्स, हम कहते हैं कि जब शरीर में कोई भी तकलीफ है आप अपने आप को प्यार दो, वो तकलीफ दूर हो सकती है. सो अकॉर्डिंग टू यू, एक बहुत ही मैं कहूँगी चीज़ी क्वेश्चन है विच आई एम गोइंग टू आस्क यू. प्यार क्या है? जो कुछ कुछ होता में शाहरुख खान को पूछा गया था. सो उन्होंने तो बताया था प्यार दोस्ती है. Yes. सो मैं उसके साथ बिलीव भी करता हूँ. दैट्स वन ऑफ द डेफिनेशंस दैट लव इज फ्रेंडशिप. लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ लव इज अ स्टेट ऑफ माइंड. लव इज अ स्टेट ऑफ माइंड. यस, एक मन की अवस्था है. सो इफ आई एम इन लव, मैं तो कहता हूँ इवन दो आई एम सिंगल, आई एम इन लव, बट आई एम इन लव विथ माई लाइफ, लव एंड लाइफ. मैं अपने काम के साथ प्यार में हूँ. सो जब मैं प्यार, व्हेन आई एम मैडली इन लव, व्हेन आई एम इन लव, तो मैं अपने काम को प्यार करूँगा, मेरे आसपास के लोगों को प्यार करूँगा, जो इंसान मुझे मिलेंगे उनसे मैं प्यार करूँगा, नेचर से प्यार करूँगा, मेरी लाइफ को प्यार करूँगा. सो आई विल लव इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड. और इसके लिए मैं हमेशा एक चीज़ मानता हूँ कि हर एक इंसान जो रिलेशनशिप में आते हैं दे शुड ऑल्सो फील दैट आई एम लव्ड, आई एम हैप्पी. आई बिलीव कि मुझे किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है. मेरे अंदर इतना कुछ है दैट आई वॉन्ट टू गिव टू दैट पर्सन. और जब ऐसे दो लोग साथ में आते हैं ना, दे क्रिएट मैजिकल रिलेशनशिप. लेकिन आज इसका उल्टा हो रहा है. एक दुखी है जो ये अपेक्षा में है कि सामने वाला आकर मुझे खुश करेगा, और सामने वाला भी यही कोशिश करता है, और वो मिजरेबली फेल हो जाते हैं रिलेशनशिप. एब्सोल्युटली. किसी को अगर इस मोमेंट पे ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं और बता रहे हैं कि आपको पता है मेरी लाइफ में कितनी तकलीफ़ें हैं, मेरे जो हस्बैंड है, मेरी जो वाइफ है, मेरे जो पेरेंट्स है, मेरा जो परिवार है वैसा आपका नहीं है, तो आप नहीं जानते हैं, तो उन लोगों को आप कैसे कहेंगे, कैसे वो अपनी लाइफ में प्यार को बढ़ा सकते हैं इन स्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस? सो फर्स्ट प्यार बढ़ सकता है जब आप, शुरुआत में जो हमने बात की थी, बाय नोइंग योर सेल्फ. और एक चीज़ बता दूं, मैं ऐसा मानता हूँ रिलेशनशिप्स आर डिवाइन असाइनमेंट्स जो हमें दिए गए हैं. एक ऐसे असाइनमेंट्स हैं, ये ऐसे लोग जो आपके आसपास हैं वो ऐसे नहीं है. आपका कुछ कर्मा है जो बाकी है, जो आपको सीखना है. अगर ये जन्म में नहीं सीखोगे और ये कहोगे कि मुझे मोक्ष मिल जाए तो अच्छा है, ये लोगों के साथ मैं जी नहीं सकती, अगर आप ऐसा बोलते हो तो आपने ऑलरेडी अपने कर्मों को क्रिएट करके नेक्स्ट टाइम वही आने वाला है. यस. सो जब तक आप अपने आसपास के लोगों को समझ नहीं पाओगे और इन स्पाइट ऑफ दैट डिफरेंसेस आप उनके साथ खुश नहीं हो, तो ये सेम साइकिल रिपीट होने वाली है. सो मैं मोक्ष को नहीं मानता हूँ कि मोक्ष मृत्यु के बाद है. मैं तो मोक्ष को यहीं पर मानता हूँ कि आप उनके साथ रहने के बाद भी कितना फ्री है. मोक्ष इज फ्रीडम. लेकिन आप उनके साथ अटैच भी है, लेकिन कैसे डिटैच है, दैट डिफाइंस कि आप कितने मोक्ष के नज़दीक हैं. वाओ, ब्यूटीफुल. सो इन अ वे कितने भी टफ लोग आपके आसपास, सिचुएशंस भी क्यों ना हो, वो आपका असाइनमेंट है कि जो अगर आप पास कर लेते हो तो आप प्यार को पा लेते हो, आप अपने आप को या मोक्ष को पा लेते हो. यस. और उनको ना बदलना, उनको बदलने की कोशिश नहीं करना, ये भी एक बहुत बड़ा मोक्ष है. हमारी ज्यादातर तकलीफें इसलिए हैं कि हम उनको बदलना चाहते हैं. ऑन पॉइंट. मैक्सिमम लोग अगर ये समझ जाए, उनके मुझे लगता है 80% प्रॉब्लम एटलीस्ट सॉल्व हो जाएंगे. यस. क्योंकि तकलीफ तभी आती है जब वो ऐसा नहीं करता. वो पहले करता था बट अभी बदल गया. उसको मैंने कितना बोला है बट सुधरती ही नहीं है. तो ये जो सामने वाले के सामने हम बस बहुत ज़्यादा बोझ डाल देते हैं कि तुमको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, बदलने की कोशिश करते हैं. आई थिंक दैट्स अ सोर्स ऑफ पेन फॉर मोस्ट पीपल. एग्जैक्टली. तो वो एलिमिनेट कर देना चाहिए, वो नीड जो है. यस. सो रादर देन ट्राइंग टू चेंज देम, अप्रिशिएट. सो मैं कहूँगा, लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी डेली में आप क्रिटिसाइज करते हैं, पहले तो उसका बंद कर दीजिए. कभी भी क्रिटिसाइज करने से लोग बदलने नहीं वाले हैं. वो जितना कर रहे हैं उससे भी ऑपोजिट होने वाला है. सो अप्रिशिएट करना शुरू कीजिए उनकी छोटी छोटी चीज़ें, और आप अपना काम करते जाइए. रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है कि अब आप उनको सुधारने के ऊपर लग जाओ. रिलेशनशिप का मतलब है कि आप, द डेफिनेशन ऑफ रिलेशनशिप इज, पता है, द डेफिनेशन ऑफ रिलेशनशिप इज, अ रिलेशनशिप इज अ कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, कमिटमेंट टू कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट ऑफ म्यूचुअली बेनिफिशियल गोल. ओह वाओ, एक बार फिर से, बिकॉज आई थिंक ये बहुत पावरफुल है. अ रिलेशनशिप इज अ कमिटमेंट. पहले तो कमिटमेंट होना चाहिए, कमिटमेंट के अलावा रिलेशनशिप नहीं है. अ रिलेशनशिप इज अ कमिटमेंट टू कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट
ऑफ अ म्यूचुअली बेनिफिशियल गोल. वाह, दोनों को फायदा करे ऐसा गोल, उसमें कॉन्स्टेंटली ग्रोथ हो सके, उसका एक कमिटमेंट है रिश्ता. यस. और आई थिंक यही पर्पस है एक रिश्ते का, बिकॉज मैं ये पूछने वाली थी व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ रिलेशनशिप, और आपने ये बता दिया. यस, द पर्पस ऑफ अ रिलेशनशिप इज नथिंग बट ग्रोथ, जो हमारी ज़िंदगी का अल्टीमेट पर्पस है. सो अगर हम कल जो चीज़ें हमें गुस्सा कर रही थी वो आज भी कर रहे हैं तो हम ग्रो नहीं कर रहे हैं. अगर हम कल जो पैसे कमा रहे थे उससे आज कम कमा रहे हैं तो हम ग्रोथ नहीं कर रहे हैं. अगर हम कल जितने खुश थे उतने आज खुश नहीं हैं तो हम ग्रो नहीं कर रहे हैं. लोग कहते हैं ना मैं बचपन में कितना खुश था. अगर आप ऐसा सोच रहे हैं मतलब कि आपका आज, आपका प्रेजेंट अच्छा नहीं है. यू हैव टू कीप ऑन ग्रोइंग एज अ मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली. और रिलेशनशिप हमें अलाउ करता है बिकॉज हम लोगों से ही तो सीखते हैं. अगर हम अकेले होते तो हम कुछ नहीं कर पाते. और मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरी लाइफ में आई वॉज लकी इनफ कि मेरे आसपास ऐसे लोग थे जिनकी वजह से मैं सीख पाया. लोनलीनेस आपने बताया अभी, अकेलापन, यस. तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है. स्मोकिंग जितनी जान लेता है उससे ज़्यादा जाने लोनलीनेस की वजह से जा रही है अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च. तो आपकी हिसाब से लोनलीनेस हेल्थ कैसे कनेक्टेड है, और अगर कोई इंसान अकेला है फॉर वॉट एवर रीजन्स, क्या कर सकता है वो? एक बहुत बड़ा स्टडी हुआ था 80 साल तक बाय डॉक्टर रॉबर्ट वॉल्डिंगर, हार्वर्ड स्टडी के प्रोफेसर हैं. उसमें अल्कोहलिक्स थे, उसमें सक्सेसफुल लोग थे, उसमें नॉर्मल लोग भी थे. ये देखा गया कि व्हाट मेक्स पीपल हैप्पी, लोगों को खुश क्या करता है. और 80 साल के बाद वो रिसर्च में पाया गया कि व्हाट मेक्स पीपल हैप्पी इज ओनली एंड ओनली वन थिंग, एंड दैट इज द क्वालिटी ऑफ देयर क्लोज रिलेशनशिप. और उसमें भी ये पाया गया कि लोनलीनेस किल्स, उसमें लिखा गया है कि अकेलापन लोगों को मारता है. तो उसके लिए सिंपल चीज़ क्या करनी है, वो सिंपल है कि जब आप अपने पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, आप देखेंगे वो आप ट्राइब इकट्ठा करेंगे. आपने सुना होगा योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब. सो मैं कहूँगा पहले ऐसा नहीं होगा कि आपके साथ ऑटोमेटिकली लोग आ जाएंगे. लोग क्यों आएंगे आपके साथ? लोग तभी आएंगे जब आपकी एनर्जी भी हाई है. सो पहले डू समथिंग मीनिंगफुल विथ योर लाइफ. डोंट एक्सपेक्ट कि लोग आपको बुलाएंगे और नहीं बुलाए तो बुरा मान लिए. अब आप ये सोचो आपको क्यों नहीं बुलाया, राइट. सो अगर ऐसा है तो पहले कुछ मीनिंगफुल काम कीजिए अपने आप के साथ. अपने सेल्फ को डेवलप कीजिए, बिकम मोर एनर्जेटिक. और उसके बाद आपकी जो हॉबी है, आपको वॉलीबॉल पसंद है, आपको बास्केटबॉल पसंद है, आपको सालसा पसंद है, गरबा पसंद है, जो भी आपको पसंद है वो करिए. और आप देखेंगे वो करते करते आपका एक सोशल सर्कल बन जाएगा. और उसे मैं कहता हूँ आपका सोशल कैपिटल. जिसका जितना सोशल कैपिटल ज़्यादा होगा, हम नेटवर्क की बात करते हैं, मेरा 10 करोड़ 100 करोड़, बट वी नेवर टॉक अबाउट सोशल कैपिटल. अगर आप 10 लोगों को गिन नहीं सकते उंगली के ऊपर जो आपके बुरे समय में आपके साथ खड़े रहेंगे, मतलब कि आपका सोशल कैपिटल बहुत बुरा है. सो बिल्ड योर सोशल कैपिटल, और वो योर सोशल कैपिटल इज इक्वल टू योर हैप्पीनेस. ब्लू जोन में ये बहुत अच्छे से डैन ब्यूटनर ने बताया, और बहुत स्टडीज़ हुए जिसमें टेक्निकल डेफिनेशन लोनलीनेस की जो आपने बोला वो बताया गया. उसमें तो ये कहा है कि 3 या उससे कम दोस्त हैं अगर आपके, जो आप कभी भी फ़ोन करो आपके बुरे समय में, और अगर वो 3 या उससे कम दोस्त है जो आपके पास आएंगे मदद करने के लिए, तो टेक्निकली आप लोनली है. राइट. और जो आपने एग्जैक्टली बताया कि सोशल कैपिटल बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर जो लॉन्जेविटी का स्टडी हुआ, मैं ओकिनावा में लास्ट ईयर जब गई, इस साल हम नेक्स्ट ईयर जा रहे हैं साथ में वापस, तो ओकिनावा जो जापान में है, वन ऑफ द ब्लू जोन्स, वहाँ पर देखा गया, और ऐसे दुनिया में बहुत सारे हैं, वहाँ पर देखा गया कि लोग लंबा मतलब वो 100 से भी ज़्यादा साल जीते हैं, और वो बहुत हेल्दी होते हैं, घुड़सवारी करते हैं, इवन वो स्क्वाट करके नीचे बैठ भी सकते हैं, गार्डनिंग करते हैं. तो ऐसा क्यों संभव है? द बिगेस्ट फैक्टर, वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स इज़ कि वो बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव है, उनका एक ग्रुप है जिनके साथ वो बातें करते हैं. राइट. सो कैसे वो सोशल सर्कल को आपने एग्जांपल्स दिए कि बढ़ा सकते हैं, उसके अलावा कोई टिप्स है हाउ टू ओवरकम लोनलीनेस फीलिंग? मोबाइल फ़ोन से दूर रहो जितना हो सके उतना. आई थिंक मोबाइल फ़ोन इज़ द बिगेस्ट कॉज ऑफ, मैं कहूँगा, लोनलीनेस. तो जितना मोबाइल से दूर रहेंगे, सोशली बाहर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, फिजिकल दुनिया में जाएंगे, उतना लोनलीनेस को कम होने वाला है. और दोस्ती के लिए मैं ऐसा मानता हूँ पहले आप ही को हाथ बढ़ाना पड़ता है. अगर आप ईगो में रहेंगे तो दोस्ती नहीं हो सकती है. अगर आप परफेक्शन में जाएंगे तो आपकी दोस्ती नहीं हो सकती है. राइट. सो इट्स ऑल, रिलेशनशिप इज ऑल्सो अबाउट लेटिंग गो एंड एक्सेप्टिंग. कभी कभी हम क्यों लोगों से नहीं मिलते कि अरे चलना यार, वो उसको वो रेस्टोरेंट पसंद है, मुझे ये पसंद है. अगर आपके बहुत हाई स्टैंडर्ड्स हैं, हाई मेंटेनेंस वाले आप इंसान हैं, तो आपकी दोस्ती नहीं हो सकती है. सो यू ऑल्सो हैव टू लेट गो ऑफ फ्यू थिंग्स टू बिकम फ्रेंड्स. और ये बहुत ही स्पिरिचुअल प्रोसेस है.
जिसके ज़्यादा दोस्त होते हैं मैं उससे मानता हूँ कि वो ज़्यादा और अच्छे दोस्त होते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि वो स्पिरिचुअल इंसान है। जिसके ज्यादा अच्छे दोस्त होते ज़्यादा और अच्छे दोस्त होते हैं, हैं। मतलब फ्रेंडशिप डीप है। कुछ लोगों की सुपरफिशियल होती है, कनेक्ट, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट ज़्यादा लोग भी उनको जानते हैं और फ्रेंडशिप भी डीपर है उनके साथ, उनको सबके साथ अच्छा लगता है। आई कैन से दैट पर्सन इज स्पिरिचुअल बिकॉज उसने इतने सारे लोगों के साथ दोस्ती मेंटेन की है, मतलब कि उसने अपने आप को कितना लेट को किया है। और जो हमेशा अकेला रहता है, मैं उसको स्पिरिचुअल नहीं मानता हूँ, मैं उसको ईगोइस्टिक मानता हूँ। कि आप इतने भी अभी बड़े नहीं हुए हो कि आप अपने स्वभाव को लेट को कर पाओ। कृष्ण उसका एक लाइव एग्जाम्पल है ना। एग्जैक्टली। सभी के साथ उनके जैसे वो बन जाते थे, वो ये नहीं True. सोचते थे कि मैं तो यहाँ हूँ, ये तो तुच्छ इंसान है एकदम। इसको मतलब वी नो अ लॉट ऑफ पीपल राइट, कि जो लोग स्पिरिचुअल सो कॉल्ड अपने आप को कहते हैं और वो अपनी ही दुनिया में रहते हैं और उनको लगता है कि मेरे लेवल पे तो कोई नहीं है, और इसीलिए वो छोटे लोगों से भी वैसे बात करेंगे या बात ही नहीं करेंगे। आई थिंक दिस इज अ ब्यूटीफुल डेफिनेशन जो आपने स्पिरिचुअल इंसान की दी है। यस। अगर कोई इंसान पार्टनर ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लाइफ पार्टनर, शादी करनी है, तो आप उनको क्या सलाह देंगे? क्या करना क्या नहीं करना वाइल लुकिंग फॉर अ पार्टनर? या मैं इसे ऐसे रखूंगी कि कौन सी टॉप क्वालिटी है जो आपकी प्रायोरिटी में होनी चाहिए, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रेड फ्लैग्स है कि ये अगर दिख जाए ना तो भागो? पहले रेड फ्लैग्स की बात करते हैं। हाँ। सो रेड फ्लैग में मैं कहूँगा, पहले तो शादी करने से पहले आपको ये पूछना चाहिए कि आप शादी क्यों कर रहे हैं। यस। वेरी इंपॉर्टेंट राइट। वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी सारे लोग मुझे कहते हैं कि मैं शादी इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मेरे पेरेंट्स चाहते हैं, मेरी दादी की आखिरी इच्छा है, मैं 30 का हो जाऊंगा, या मेरे बाल जा रहे हैं उसके पहले। नाउ दिस इज, ये भी रीजन होता है। रीजन होता है। आर यू किडिंग? मेल के लिए दिस इज अ बिग रीजन कि बाल जा रहे हैं तो फटाफट से कर Come लो, on. बाद में बाल चले जाएंगे तो कोई मुझे मिलेगी नहीं। नाउ दैट्स नॉट अ ग्रेट रीजन टू गेट मैरिड राइट। सो लेकिन ये होता है। सो पहले आइडेंटिफाई व्हाई डू यू वांट टू गेट मैरिड। आपको अपने लिए शादी करनी है, पेरेंट्स के लिए, दादी माँ के लिए, वो आपको प्यार करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैंने बहुत से लोगों के डिवोर्स होते भी देखे बिकॉज रीजन ही गलत था। जिस चीज की शुरुआत ही नेगेटिविटी से हुई है, सही रीजन से नहीं हुए, उसका अंजाम अच्छा कभी नहीं होने वाला है। सो पहले पूछ लो क्यों करना चाहते हो। सेकंड, आपको आपका गोल पता होना चाहिए। यू शुड नो व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। और सेकंड, जो आपके साथ वाला इंसान है, क्या उसके भी सिमिलर गोल्स हैं, क्या उसके भी सिमिलर वैल्यूज हैं, और क्या वो आपको उस ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं या उस ग्रोथ में आपको रोकने वाला है। इफ वो अगर आपके ग्रोथ में एक कैटलिस्ट का काम करे, आपको मोटिवेट करे, उनको मिलने के बाद योर एनर्जी इज हाई, कोई ड्रामा नहीं है, अगर आपकी ज़िंदगी में उनके आने के बाद ड्रामा बढ़ चुका है, इमोशनली आप वीक फील करते हैं, लो फील करते हैं, आपको हमेशा उनको मनाना पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा हाई मेंटेनेंस है, उनको खुश करना बहुत मुश्किल है, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो वो रेड फ्लैग है। लेकिन अगर आपको मिलने के बाद यू फील एनर्जाइज्ड, आपको ज़िंदगी में यू फील कि मुझे काम करने के लिए एक अलग मोटिवेशन मिलता है, एंड यू वांट टू बी द बेस्ट पर्सन दैट यू कैन बी, आई थिंक दैट इज द राइट पर्सन। सबसे बड़ा रेड फ्लैग क्या होगा? सबसे बड़ा, मतलब अभी जो आपने बताया कि हाई मेंटेनेंस है, बहुत ज़्यादा खुश करने के लिए वगैरह वगैरह करना पड़ता है, तो सबसे बड़ा नंबर 1 आपके हिसाब से, और सबसे कॉमन कौन सा आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से होगा? अगर वो झूठ बोलते हैं, ओके। आई थिंक इफ दे आर लायर्स, मतलब कि उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, एंड लव रिलेशनशिप रिक्वायर्स डिसिप्लिन। अच्छा, रिलेशनशिप रिक्वायर्स डिसिप्लिन। अगर वो उनके खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं है, अगर वो लाइक इफ दे आर लायर्स, एंड सेकंड इफ दे आर इनडिसिप्लिन्ड, दोनों चीज़ें अगर ऐसा है तो वो आपके साथ भी रिलेशनशिप अच्छे नहीं होने वाला है। सो इसीलिए रिलेशनशिप में आने से पहले यू हैव टू बिकम मैच्योर। मैंने स्नेह सर से सवाल पूछा था, व्हेन शुड यू गेट मैरिड, उन्होंने कहा जब बड़े हो जाओ तब। ओह यस। बहुत सारे लोग बड़े नहीं हुए और शादी कर रहे हैं। सो इफ यू आर इमेच्योर, इफ यू आर इनडिसिप्लिन्ड, इफ यू आर लायर, दैट मीन्स यू आर नॉट रेडी फॉर रिलेशनशिप। तो ये दोनों तरफ से भी हो सकता है। सो वर्क ऑन योर सेल्फ बिफोर यू गेट मैरिड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने रेड फ्लैग सबसे बड़ा बता दिया, सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग कहे या टिक मार्क कहे कि ओके ये अगर आपको दिख जाए ना, मतलब हाई चांसेस की सही दिशा में हो। दोनों के लिए एक्चुअली अलग है ये। अगर मैं फीमेल है तो फीमेल को मैं एडवाइस देना चाहूँगा, जनरली हम लोग फाइनेंस देखते हैं ना, तो फाइनेंस को देखना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जब गौरी खान ने शाहरुख खान को देखा था तब सिर्फ फाइनेंस देखा होता तो उस वक्त तो फाइनेंस नहीं था उनके पास। आपको ये देखना है कि क्या उनके अंदर वो रिसोर्सफुलनेस है, क्या उनके अंदर वो एनर्जी है, क्या उनकी आंख में वो तेज दिख रहा है आपको कि जो लग रहा है कि नहीं ही इज़ अ क्रिएटर ऑफ हिज लाइफ। सो फीमेल से मैं कहना चाहूँगा, फाइंड अ क्रिएटर,
somebody who is on their mission, भले अभी उसके पास पैसा नहीं है, but you know that he is going to be a provider in the future, he is going to be on his mission. और दूसरा, वो फीमेल की रिस्पेक्ट करता हो. अगर ये दो चीज़ें आपने देख लेना कि अगर वो अपने मिशन के ऊपर है, पैसे कमा रहा है, ही हैज़ दैट रिसोर्सफुलनेस, डिसाइसिव है, और अगर वो फीमेल की रिस्पेक्ट करता है, यू विल हैव अ 90% चांस यू विल हैव ग्रेट रिलेशनशिप. और अगर मेल के लिए मैं कहूँ, अगर आप लाइफ पार्टनर चूज कर रहे हैं तो मेल चूज करते हैं बेस्ड ऑन ब्यूटी. खत्म, टाटा, गुड बाय. अच्छा, इट्स अ रेड फ्लैग. इट्स अ रेड फ्लैग. नहीं करना चाहिए भाई. ब्यूटी के, सिर्फ ब्यूटी के पीछे आप जाओगे कि अरे यार ये तो बहुत ही खूबसूरत है, खत्म. सो डोंट गो ऑन जस्ट लुक्स. आपको क्या करना है, उनकी क्वालिटीज देखनी है. क्या वो खुद अपने इमोशंस के ऊपर काम कर रहे हैं, क्या वो खुद इमोशनल मैच्योर है, एंड सेकेंड, क्या एक गिवर है या सिर्फ रिसीवर है. अगर एक फीमेल गिवर है, दैट मीन्स कि शी इज इन हर नेचुरल डिवाइन फेमिनिन एनर्जी. एक देवी का फॉर्म जो है वो देना जानती है. सो अगर वो उसके अंदर वो आपको फील होता है कि शी इज अ गिवर, शी इज नॉट जस्ट अ रिसीवर, तो आप देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप अच्छे होने वाला है. आउटस्टैंडिंग. आई थिंक मेरा टेक अवे ये है कि जो फीमेल्स हैं वो जब शादी कर रहे हैं तो सिर्फ फाइनेंसेस ना देखे, सिर्फ वो ना देखे, आप ये देखिए कि मैन ऑन मिशन है कि नहीं, Exactly. उसकी लाइफ में पर्पस है कि नहीं. और जो मेल्स है उनको ये नहीं देखना है कि कितनी वो खूबसूरत है, क्योंकि इस खूबसूरती कुछ दिनों में चली जाने वाली है. सबसे बदसूरत इंसान वो आपके लिए बन जाएगा अगर एक चीज़ आप चेक नहीं करते हो, विच इज़ कि क्या वो गिवर है या सिर्फ और सिर्फ रिसीवर है. यस. तो आई थिंक ये बहुत ही ब्रह्मास्त्र आपने दे दिया एंड है. इमोशनली मैच्योर है कि नहीं है, And emotionally कैन शी mature. हैंडल हर ओन इमोशंस. कैसे पता चले कि शी कैन हैंडल हर ओन? उनको अपसेट कर दो एक बार, ओके. देन यू विल नो कि उनका रिएक्शन क्या है उसमें. अपसेट करने के बाद क्या होता है, मतलब इट्स अ रेड फ्लैग, और क्या होता है इट्स अ ग्रीन फ्लैग? अगर बहुत लंबे समय तक उसी के बारे में बातें चल रही है, मतलब कि वो अभी भी बड़े नहीं हुए हैं. बट इफ शी डील्स विथ मैच्योरिटी और सही से कम्युनिकेट कर पाते हैं, दैट मीन्स कि चीजों को लंबा नहीं खींचते खींचना हैं, है. तो Yes, इट इज गुड. it is good. अपना डीपी हटा नहीं देते वगैरह. आई हाँ, सी अ हाँ, लॉट हाँ. ऑफ पीपल की झगड़ा होता है तो ब्लॉक कर देते हैं 24 घंटे में, वापस से यू नो, मतलब इट्स मेंटल इंस्टेबिलिटी कहीं ना कहीं Exactly. वो दिखाता है. और मैं कभी कभी ये कहता हूँ कि वो इंसान गलत नहीं होती है. सी रेड फ्लैग डजंट मीन कि इंसान गलत है, वो आपके लिए सही नहीं है. इंडिविजुअली दे माइट बी ग्रेट पर्सन, बट वो आपके लिए सही नहीं है. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, ब्यूटिफुल. इसमें एक और सवाल ये आता है कि लेट्स से कि हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में तो हमने देख लिया कि कॉन्फ्लिक्ट को कैसे अवॉइड करना, या जब आप शादी कर रहे हो तो क्या चीज़ का ख्याल रखना. बट ये हस्बैंड वाइफ रिश्ते के अलावा भी जो रिश्ते होते हैं, जैसे पेरेंट चाइल्ड का रिश्ता है, या कलीग्स है दो, पार्टनर्स है दो, तो नॉर्मल वाले रिश्ते में अदर देन द कपल्स, ऐसी क्या आप सलाह देंगे, मे बी टॉप टिप्स, जो आपको लगता है कि ये कोई भी रिश्ते में वर्क करेगा ही करेगा, मैजिकल रिश्ता हो जाएगा, भले अभी भी कहीं खराबी है रिश्ते में? ओके, तो फर्स्ट थिंग वुड बी, जैसे मैंने कहा, एक्सेप्ट योर पार्टनर या एक्सेप्ट एनी पर्सन एज इट इज. मेरे फादर के साथ रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे, बिकॉज आई वॉन्टेड कि मेरे फादर जो मैं चाहता हूँ वो करे, और वो भी चाहते थे कि मैं जो चाहूँ वो करूँ. लेकिन जब ये हमने समझा तो उसके बाद हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं. और पहला, मैं कभी अपने फादर को एडवाइस अब नहीं देता हूँ, अनलेस मुझे लगे कि यहाँ पर मुझे एडवाइस देने की ज़रूरत है, वरना लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है जो कभी होती नहीं है. सो पहले तो उनको एक्सेप्ट कर लेना. सेकेंड, कुछ भी पर्सनली ना लेना. सो कभी कभी हम चीज़ों को पर्सनली लेकर बुरा फील करते हैं कि उसने ऐसा मुझे कैसे बोल दिया. सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली. एंड 3 इज, मैं हमेशा कहता हूँ, स्पीक अप. लोग जनरली जो हुआ है उसके बारे में बात नहीं करते हैं तो किसी तीसरे इंसान से करते हैं. सो नेवर इन्वॉल्व अ थर्ड पर्सन इन योर आर्ग्यूमेंट. वो आप दोनों का मामला है, आप दोनों को हैंडल करना है. सो क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, टेल देम क्या प्रॉब्लम है. और अगर आपको कोई इंसान को सच बोलने से, हम ऑनेस्टी कहते हैं ना, ऑनेस्टी से हम लोग डरते हैं, टैबू है, लेकिन ऑनेस्टी तो अच्छी चीज़ है. जो ऑनेस्टली आपको फील हुआ है वो कह दो. और अगर ट्रूथ बोलने से, सच बोलने से आपका रिश्ता टूट जाता है तो ये रिश्ता ही कैसा. वेरी ट्रू. फॉरगिवनेस बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. Yes. तो किसी को माफ़ करना, और कोई अगर सॉरी कह रहा है तो रेसिप्रोकेट करना.
कैसे इसको हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग जो है 10 साल पहले तूने मुझे ऐसा कह दिया था और वो माफ़ नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारी हेल्थ को तो असर करता ही है। हम जानते हैं कि नॉट फॉरगिविंग द अदर पर्सन और योर ओन सेल्फ, कभी कभी खुद को भी माफ़ ना कर पाना, वो आपके शरीर में कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी बढ़ा रहा है, ब्लॉकेजेस कर रहा है, और वो बहुत सारे ऑर्गन डैमेज का भी रीज़न बन सकता है। तो अकॉर्डिंग टू यू कैसे फॉरगिवनेस को अपनी लाइफ में अपनाया जाए? राइट पहले तो हम उस लेवल तक ही क्यों पहुंचे कि हमें कुछ बुरा लगे। सो अगर कोई भी चीज़ को हम पर्सनली लेंगे ही नहीं तो पहले तो बुरा लगेगा ही नहीं। सो फर्स्ट थिंग इज कि कोई भी चीज़ को पर्सनली ना ले। सेकेंड चीज़, जो बुरा लगा है तो यू फाइंड आउट कि मुझे क्यों बुरा लग रहा है, क्या ये सच है जो बुरा लग रहा है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपने अभी ब्लू टी शर्ट क्यों पहना है, तो आप बोलेंगे मैंने ब्लू पहना ही नहीं है, तो क्यों बोल रहा है। सो यू डोंट टेक इट पर्सनली। करेक्ट। ठीक है, अगर हमें कुछ बुरा लग रहा है मतलब कि वो कहीं ना कहीं हम कहीं हैं ना ऐसे, कहीं ऐसा सो है। वो हमें काम जी। करने की ज़रूरत है। जी। सेकंड, कुछ हमें जो मोरली अच्छा लगता है या हमारे लिए जो मोरली सही है वो उन्होंने नहीं कर, उसका बुरा लगा है, तो वो अगेन मैं कहूँगा सामने वाले को कम्युनिकेट कर दीजिए। हम क्या करते हैं, हम अगेन प्रॉब्लम यही है कि हम अज्यूम करते हैं कि उसको समझना चाहिए था ना, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई समझता नहीं है, उसको समझाना पड़ता है। यू सिट विद देम और प्यार से उसको समझाओ, वो समझेगा। या फिर इसके बाद भी सोल्यूशन नहीं आ रहा है तो मैं कहूँगा सरेंडर। यू नो, जिस भी शक्ति में आप मानते हो सरेंडर कर लो, ये स्वीकार लो कि ये एक्सपीरियंस आपके लिए सही था। और कभी कभी आप देखेंगे ऐसे नेगेटिव एक्सपीरियंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रेकअप हो गया या किसी ने आपको धोखा दे दिया, देयर आर सम इंसिडेंट कि जो आपके लाइफ में होने लिखे थे, अच्छा। और उसकी वजह से ही आप ग्रो करेंगे, अदरवाइज आप ग्रो नहीं करेंगे। यू हैड टू लर्न योर लेसन द हार्ड वे। सो अगर आप उसको देखें कि ये यूनिवर्सल एनर्जी ने आपके लिए एक्चुअली एज अ गिफ्ट आपको दिया है, तो आप इंसान के प्रति गुस्सा नहीं होंगे। आप उसको देखेंगे कि ये बेचारे को एक्चुअली नेगेटिव इंसान बनाया गया था मूवी में कि ताकि वो मुझे लेसन सिखा सके। 100%। सो एक्सेप्ट द सिचुएशन कि ये शायद एक डिवाइन प्लानिंग का एक हिस्सा है। तो इन अ वे तो ऐसा भी कह सकते हैं ना कि जितने भी रिश्ते हैं वो एक तरीका है आपके स्पिरिचुअल इवोल्यूशन का। एग्जैक्टली। आप स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हैं अगर आप सही से रिश्ते को यूज़ करें। वो एम्पावरिंग रिश्ते हो सकते हैं या कुछ टॉक्सिक रिश्ते भी हो सकते हैं, बट आई बिलीव कि एम्पावरिंग से तो ग्रोथ होता ही है, बट टॉक्सिक रिश्ते से तो कई गुना ज़्यादा ग्रोथ होता है। इन अ वे मेंटल मसल बिल्ड हो रहे हैं। बिल्कुल। और टॉक्सिक से तो एक्चुअली यू रियलाइज कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए। हाँ, जिंदगी में yes। क्लैरिटी तब आती है सबसे पहले जब व्हेन आई वाज इन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी निरमा में जब मैं था, तब मुझे पता चला मुझे ये नहीं करना है। सो कभी कभी ऐसे पार्टनर या ऐसे लोग इसलिए आपको मिलता है सो दैट यू नो कि आपको कैसा पार्टनर नहीं चाहिए। Yes। वो बिजनेस में हो सकता है, रियल लाइफ में। सो नोइंग व्हाट यू डोंट वांट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और वो ना आपको एक हाँ की तरफ लेकर जाता है। एब्सोल्युटली। एंड आई फील दैट कभी कभी रिश्तों में जो तकलीफ़ें आपको होती है, जो सो कॉल्ड आपको चैलेंजेस लगते हैं, जब आप आपका लेसन ले लेते हो, आप ग्रो कर लेते हो, आप उसको यू डोंट ओवरकम अ प्रॉब्लम, यू ऑलवेज कम ओवर द प्रॉब्लम। राइट। तो जब आप प्रॉब्लम को क्रॉस कर लेते हो ना, मैंने देखा है वो प्रॉब्लम ही गायब हो जाता है फिर। यस। क्योंकि फिर रियलाइज होता है कि वो एक्चुअली ये प्रॉब्लम इसीलिए था, वो इंसान आपके साथ ऐसा इसीलिए बिहेव कर रहा था क्योंकि आपका ग्रोथ लिखा हुआ था। एंड वंस यू ग्रो वो प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं। ट्रू। एंड आपने एकदम सही बताया, बट आपने बीच में एक शब्द बताया, ब्रेकअप। बहुत सारे लोगों को जब ब्रेकअप हो जाता है, हमारी ऑडियंस में कुछ ऐसे भी होंगे कि जिनकी रिसेंटली कोई ऐसा रिश्ता है जिसमें ब्रेकअप हुआ या डिवोर्स हुआ, लेट्स से फॉर एग्जांपल, उससे वो कैसे बाहर आ सकते हैं, क्योंकि बहुत पेनफुल सिचुएशन है। उस वक्त आपको देवदास, कबीर सिंह, तेरे नाम, इस टाइप की मूवीज़ नहीं देखनी चाहिए। या अगर मैं देखनी चाहिए तो मैं कहूँगा आप देख सकते हैं क्वीन मूवी। दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट ओह मूवीज। यस। सो उसमें अगर आपने क्वीन मूवी का अगर एग्जांपल ले तो उनकी शादी होने वाली थी और वो फिर शादी नहीं हुई, हनीमून टिकट बुक हुई थी, वो अकेले घूमने गए। दैट इज़ अ ग्रेट स्टोरी। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर हम अगेन ब्रेकअप को एज अ ब्रेकअप ना देखें, जो हमने देखा है ना कि ब्रेकअप के बाद दुखी होना है, गुस्सा होना है, चिल्लाना है, अगेन ये लर्निंग हमारा गलत हुआ है। सो ब्रेकअप इज नॉट अ बैड थिंग। अगर हम देखें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कोई भी डिस्ट्रक्शन जब होता है तब क्रिएशन होता है। अगर ये अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर है कि ब्रेकअप तो एक्चुअली इज अ बिगिनिंग ऑफ समथिंग गुड, तो हम उसको उस तरीके से देखेंगे ही नहीं।
और ये अगेन हमारे मूवी में से आया है कि हम ये मानते हैं कि हम एक बार प्यार करते हैं, एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, प्यार एक बार होता है और शादी भी एक ही बार होती है। ये किसने कहा? सो जब हम किसी इंसान को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तब भी चांसेस हो जाते हैं कि ब्रेकअप आपका जल्दी हो जाए, और ये पहले रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा होता है। सो इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप, फर्स्ट एक्सेप्ट ब्रेकअप एज अ पार्ट ऑफ इट। सेकंड, आप कर सकते हैं, आप ये भी देखिए कि मैंने कुछ क्या गलती की है। अगर आपने नहीं की है ओके, अगर आपने की है उसको इम्प्रूव कीजिए। वन ऑफ द रीजंस हैप्पी मैरिड लाइफ, जब हम बात करते हैं मैं और स्नेह, वो मैरिड लाइफ हैप्पी इसीलिए है क्योंकि हम दोनों हेल्थ कॉन्शियस है। आई फील बहुत ज़रूरी है पार्टनर का हेल्थ कॉन्शियस होना। आईड लव टू नो योर व्यू ऑन दैट। सो यू मीन टू से कि आप दोनों का हेल्थ कॉन्शियस होना इंपॉर्टेंट है? यस। ओके। या जब आप पार्टनर ढूंढना चाहते हो, पार्टनर ढूंढ रहे हो, उस वक्त ये भी एक टिक मार्क होना चाहिए कि इज द पर्सन हेल्थ कॉन्शियस और नॉट। आपको पता है कि जब ट्विंकल खन्ना ने शादी करने वाले थे अक्षय कुमार के साथ, तो उन्होंने पूरा उनका डीएनए रिपोर्ट और पूरे बहुत सारे ब्लड रिपोर्ट्स करवाए थे। यस यस। व्हाई? बिकॉज यू वांट टू बी हेल्दी, एंड Correct. द रीजन ऑफ मैरिज इज कभी कभी ये भी होता है ना, प्रोक्रिएट करना, प्रोड्यूस करना, अच्छे हेल्दी बच्चे प्रोड्यूस करना। सो मैं कहूँगा हेल्थ कॉन्शियस एकदम नेगेटिव नहीं होने चाहिए, मैं कहूँगा कि एकदम बुरी आदत नहीं होनी चाहिए, बट ये मत देखो कि वो अभी हेल्थ कॉन्शियस कितना है। अगर वो आपसे प्यार करता है तो फ्यूचर में हेल्थ कॉन्शियस बन सकता है। करेक्ट। तो पोटेंशियल होना चाहिए हेल्थ कॉन्शियस का। ऐसा नहीं कि वो एकदम विद्युत जामवाल या टाइगर श्रॉफ जैसा होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस, बट हाँ एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आप दोनों मैच कर पाएंगे। वरना रेस्टोरेंट के सिलेक्शन में ही आप मात खा जाएंगे, कहाँ जाना खाने खाना, उसमें झगड़ा हो जाएगा। उसमें झगड़ा हो जाएगा। दोनों एक्सट्रीम नहीं होने चाहिए, ऐसा कि आप एकदम फिट हैं, आप एकदम प्रोटीन पीते हैं, प्रोटीन शेक पीते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, हर रोज़ जिम जाते हैं, और सामने वाला एवरी वीकेंड पार्टी करता है, अल्कोहल लेता है, स्मोक करता है। सो ये कॉम्बिनेशन लंबे समय तक नहीं चल सकता है, क्योंकि आपको साथ में लॉन्ग टर्म करने के लिए थोड़ी बहुत हैबिट्स, वैल्यूज भी मैच करनी चाहिए। सो एक्सट्रीम है तो शायद काम नहीं करेगा, बट ऐसा भी नहीं है कि दोनों के एकदम एक्सट्रीमली वो एकदम हेल्दी होने चाहिए, थोड़े बहुत हो गए तो चलेगा। इंटरेस्टिंग, मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आया है नक्षत्र, बट इस मज़े को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। आई हैव सम क्वेश्चंस जो बहुत ही इंटरेस्टिंग रियल लाइफ सिनारियो से लिए गए क्वेश्चंस है। पहला ही सवाल मैं पूछती हूँ, इंस्पायर्ड फ्रॉम माय लाइफ। वाओ। एंड दैट इज़ कि लेट्स से कि आपके आसपास से के जो लोग हैं वो लेट नाइट तक जगना चाहते हैं, थोड़ी बातें करना चाहते हैं, गैदरिंग करना चाहते हैं, और आप टाइम पे सोना चाहते हो। 10-11 बजे आप सोना चाहते हो और आपका गैदरिंग 12 बजे तक तो चलता है, 1 बजे, और कुछ लोगों का तो उससे भी ज़्यादा चलता होगा। व्हाट टू डू इन दिस सिनारियो? राइट, व्हाट डू यू वांट? आप मेरा कोचिंग कर रहे हैं। सो अगर लेट्स से मेरी प्रायोरिटी हेल्थ है, मेरी प्रायोरिटी हेल्थ है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं तो ऐसा मानता हूँ कि हेल्थ इज ऑल्सो मेजर्ड कि आपकी फ्रेंडशिप कितनी स्ट्रांग है। वो कहते हैं ना कि आप अकेले सो जाएंगे, आप लोगों से मिलेंगे नहीं, तो आप हेल्दी भी नहीं हो सकते ना। आई हैव सीन यू कि जब आप गरबा के लिए जाते हैं, जब आप दोस्तों से मिलते हैं, उसके बाद आपका चेहरा ग्लो करता है। एनीबडी हु हैज़ अ सोशल लाइफ, सेकेंड डे जब आते हैं, एक्टिविटी करके आए हैं, दे फील गुड, बिकॉज वो आपको एनर्जी देता है। इट्स लाइक एन ऑक्सीजन। तो व्हाट यू कैन डू इज, आई वुड सजेस्ट, कोई भी ऐसा इंसान है जो हेल्थ कॉन्शियस है, रात को सोना चाहता है और उसके आसपास के लोग जगह रहते हैं, फाइंड कॉमन ग्राउंड। 5 दिन में से 2 दिन में आऊँगी, 3 दिन में नहीं आऊँगी। परफेक्ट। सो यू हैव टू कम्युनिकेट। और कभी कभी क्या होता है, आप कम्युनिकेट नहीं करोगे और 5 दिन जाओगे तो गिल्ट फील होगा। करेक्ट। कि मैंने मेरी वैल्यूज़ के साथ छेड़छाड़ कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अगर आप बिल्कुल नहीं जाओगे तो ये भी गिल्ट होगा कि अरे यार, उनको वो कैसा लग रहा होगा। सो फाइंड कॉमन ग्राउंड एंड कम्युनिकेट। यस। सो मैंने जो इसमें से सोल्यूशन आपने बताया एग्जैक्टली अभी मेरी लाइफ में, जैसे मैंने बताया, यही एक था कि मुझे टाइम पे सोना है, टाइम पे सोना है, बट सोशल लाइफ भी उतनी ज़रूरी है। तो हाँ, हफ्ते के 1 दिन, मैक्सिमम 2 दिन, कभी लेट हो जाता है, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना, जो मैं पहले कभी थी कि नहीं, मुझे साल में एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें मैं 11 को क्रॉस कर रही हूँ रात को। सो आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बाउंड्री हम क्रिएट करें। दूसरा रियल लाइफ सिनारियो है जो बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि वो अगर उनके फ्रेंड्स के साथ है, स्पेशली मेल्स, अब तो फीमेल्स में भी है ये कॉमनली, बट उनके फ्रेंड्स अल्कोहल ले रहे हैं और वो दोस्त जो थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस है वो नहीं ले रहा है, और आसपास के दोस्त उसको चिढ़ा रहे हैं कि क्या लड़की है क्या, थोड़ा तो चख ले, थोड़ा तो ले ले, मर्दानगी दिखा।
और वो इंसान नहीं लेना चाहता है, उस सिनारियो में उसका बेस्ट अप्रोच क्या होगा? हेल्थ और रिश्ता, फ्रेंड्स का, क्या चूज़ करे वो? दोपहर को मिलना चाहिए। सी फ्रेंड्स ऐसे हैं कि अल्टीमेटली मैं ऐसा मानता हूँ कि यू आर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल अराउंड यू। अगर वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप दारू पिए तो आप दारू पीने वाला है। अगर वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लाइफ को आगे बढ़ेंगे तो आप आगे बढ़ने वाले हैं। अगर आपके दोस्त ऐसे हैं जो दारू के लिए आपको फोर्स कर रहे हैं तो आई डोंट बिलीव कि आपके दोस्त हैं। हाँ, 6 महीने में, 1 साल में एक आध बार कभी ले लिया, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अब अगर आपको बार बार फोर्स किया जाता है तो पहले तो वो दोस्त आपके दोस्त नहीं है। सो क्लियर कम्युनिकेट कर देना। मैंने बहुत सालों से मेरे दोस्तों को बोला हुआ है, आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, मुझे उसके लिए कभी मत बुलाना। मैं ग्रुप में मेरे दोस्तों से नहीं मिलता हूँ। जैसे मेरा आकाश करके दोस्त है जो यूएस में रहता है, वो जब आया था तो मैंने बोला था हम अकेले मिलेंगे, ग्रुप में नहीं मिलना है कभी भी। सो वो उन्होंने क्लियर कम्युनिकेट कर दिया। अगर आप कम्युनिकेट नहीं करते हैं ना, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। अगेन ऑनेस्टी इज अ टैबू जो हम लोग नहीं मानते हैं, बट कम्युनिकेट कर दो। क्या करेंगे? गाली देंगे ना 1-2 बार, वो गाली खा लेना अच्छा है। और सेकंड, जाओ ही मत आप, क्योंकि अगर आप जाओगे तो यू विल गिव अप। सो फाइंड न्यू फ्रेंड्स जिसके गोल आपके साथ मैच करता है। वेरी ट्रू। और जो लोग अल्कोहल लेना शुरू करते हैं, एक्चुअली स्टडी ये बताता है कि वो पहले नहीं लेना चाहते थे खुद, क्योंकि उसका तो कोई टेस्ट ऐसा होता ही नहीं कि आप बोलोगे वाह कितना टेस्टी है। दोस्तों ने फोर्स किया और आपने लेना शुरू किया। सो दिस इज़ अ परफेक्ट वे आउट। तीसरा क्वेश्चन है कि अगर आपके रिश्ते में आपका पार्टनर या आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ बहुत ज़्यादा इमोशनली आपको ड्रेन करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होते रहते हैं, पूरे दिन का भार शाम को जब आप मिलते हो तो सारा का सारा आपके ऊपर ही डालते हैं, उस सिचुएशन में आप बहुत महीनों तक ये सुनते रहते हो, फिर आप थक जाते हो। एंड इस सिचुएशन में आपके अंदर एक अच्छा इंसान है जो उसे छोड़ना नहीं चाहता, और एक इंसान है कि जो समझ रहा है कि मुझे भी तो अपने आप को प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। व्हाट टू डू इन दिस सिचुएशन? सो अल्टीमेटली दोनों को रियलाइज़ करना है कि वी बोथ आर इंडिविजुअल, और आप किसी इंसान को खुश नहीं कर सकते हैं अगर वो दुखी है तो। आप खुशी को इंक्रीज़ कर सकते हैं या आप दुख को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो अगर अंडरस्टैंडिंग ये है तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पहले अपनी लाइफ को खुद अच्छी करना है। और अगर मान लीजिए एक पार्टनर आपको बहुत ड्रेन करता है तो उस इंसान को लाइफ में एक सोशल लाइफ होना, उस इंसान का पर्पस होना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सो डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए कि वो चले गया तो वो उसके बिना दुखी हो जाता है। सो इट इज़ अबाउट इंटरडिपेंडेंस। तो दोनों इंसान के खुद की इंडिविजुअल लाइफ भी होनी चाहिए, खुद के दोस्त भी होने चाहिए, और खुद का एक पर्पस भी होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, म्यूचुअली बेनिफिशियल गोल। करेक्ट। जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में अभय देओल के साथ जो हुआ, यस, कि 2 जिस्म एक जान में सहन Yes. नहीं कर सकता हूँ। सो वो नहीं होना चाहिए। दोनों बोथ आर इंडिविजुअल्स, और दोनों की इंडिविजुअल लाइफ है, लेकिन वो दोनों साथ में आते हैं so that they can co-create together. एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, पूछूं? Yes, please. क्योंकि आई हैव सीन दिस कि बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो शादी के कुछ साल शादी कर लेते हैं, मे बी कम उम्र में किया, कोई भी वजह से किया, कुछ समय के बाद वो रियलाइज़ करते हैं ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, बट शादी हो चुकी है, सोसाइटी जानता है, तो सोसाइटी के डर से वो साथ में रहते हैं, बट हर रोज़ दुखी है एक दूसरे के साथ। ना तो वो डिवोर्स ले पा रहे हैं, डिवोर्स क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि समाज क्या कहेगा, और ना तो वो 2 लोग एक घर में खुश है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन, क्या करना? इंडिया में हम रहते हैं ये कंसिडर करते हुए। देखिए, समाज क्या है? समाज तो ऐसे लोग हैं जिनका हमें डर है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि समाज के डर से डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। आप अपने फैमिली, अपने दोस्त को पूछ सकते हैं। पहले तो शादी से पहले मैं ऐसा मानता हूँ, शादी करने का डिसीजन आपका खुद का नहीं होना चाहिए। अच्छा, खुद अकेला नहीं खुद नहीं, कभी मत करो, बिकॉज व्हेन यू आर इन लव यू आर मैड। प्यार अंधा होता है, कानून भी अंधा होता है, प्यार भी अंधा होता है। सो प्यार में आपकी सेंसेस चली जाती है, आपके हार्मोन्स टेक ओवर करते हैं। सो व्हाट आई रेकमेंड टू पीपल इज, अपने आसपास के जो आपके गिने चुने अच्छे दोस्त हैं, अपने पेरेंट्स हैं, उनको मिलवाइए, और अगर वो हाँ कहे तो उसके बाद आगे बढ़िए। लेकिन अब ऐसा हो चुका है कि यू नो दैट द पर्सन इज नॉट राइट फॉर यू एंड यू आर 100% श्योर, देन यू शुड नॉट स्टे इन दैट रिलेशनशिप। फिर समाज जो बोले, फिर आसपास के लोग जो बोले, यू हैव टू गो आउट एंड यू हैव टू डिसाइड व्हाट्स राइट फॉर यू, वरना आप पूरी ज़िंदगी धर्म संकट में रहेंगे। सो अगर आपको पता है कि आपका सत्य यही है और आपका यही सच है,
तो सच को सुनना है, वरना आप दोनों की ज़िंदगी बिगाड़ रहे हैं और दोनों की फैमिली की भी ज़िंदगी भी बिगाड़ रहे हैं। सो वो डिस्ट्रक्शन करना, यू हैव टू बिकम शिवा एंड यू हैव टू डिस्ट्रक्ट द रिलेशनशिप, जिससे एक नया रिलेशनशिप फ्यूचर में स्टार्ट हो जाए। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ करेज, लॉट ऑफ करेज, हिम्मत की ज़रूरत है, लेकिन यू नीड टू टेक दैट स्टेप। एब्सोल्युटली। लेट्स से पेरेंट्स की हम बात करें, अगर कोई ऐसे मदर या फादर है जिनका बेटा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, वो अपनी मनमानी ही करता है और पेरेंट्स ने बहुत अपना एफर्ट दिया उसे, वो सब कुछ प्रोवाइड करने के लिए, प्यार दिया, सब कुछ दिया, बट वो बेटा कंट्रोल से बाहर जा रहा है, बेटा या बेटी सुन नहीं रहे हैं। इस सिनारियो में माँ बाप बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि पैदा किया, बड़ा किया, सब कुछ प्रोवाइड किया और वो अब हमारे कहे में नहीं, हम जो बोल रहे हैं वो सुन नहीं रहा है। इस सिचुएशन में क्या किया जाए? खलील जिब्रान ने कहा था कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे कम थ्रू यू बट नॉट फॉर यू। वो आपके थ्रू आता है बट आपके लिए नहीं आता है। पेरेंट्स का भी ये मानना कि मेरा बच्चा आकर मेरी इच्छाएं पूरी करेगा और मैं जैसा चाहूँगा वैसा होगा, ये भी दुख का बहुत बड़ा कारण है। सो बच्चे को अगर फ्रीडम दिया जाए, उसको जैसा करना है वो किया जाए और उसको एज अ इंडिविजुअल एंटिटी देखा जाए, ना कि अपने परिवार का इकलौता वारिस की तरह उसको देखा जाए और वो जिम्मेदारी उसको दिया जाए, पर उसको करने दो। लेट हिम एक्सपीरियंस, और जब जहाँ पर ज़रूरत बनती है, बी कृष्णा, लेट हिम एक्सपीरियंस, गिव हिम गाइडेंस। लेकिन जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, अटकता है और वो मांगता है आपसे कि मुझे यहाँ पर अटक रहे हैं, मुझे हेल्प चाहिए, तब जाकर हेल्प दीजिए। ब्यूटीफुल। मतलब आप ये मत सोचो कि ये मेरा बच्चा है तो मैं कहूँगा वैसा। हाँ, ऐसा क्यों नहीं कर रहा है तो जो मैं चाहता हूँ। अगेन वो ईगो है ना, ये मेरा बेटा है, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। वंडरफुल। एक और बहुत लोगों के साथ ये सिचुएशन होती है, एंड आई एम श्योर बहुत लोग रिलेट करेंगे। उम्र है 32 प्लस, मेल या फीमेल डज नॉट मैटर, बट अब आसपास के लोग उनको कह रहे हैं शादी करो, शादी करो, शादी करो। वो भी करना चाहते हैं, बट उनको सही कैरेक्टर नहीं मिल रहा है, सही इंसान नहीं मिल रहा है। इस सिचुएशन में कैसे वो फोमो से दूर आए और उनका थिंकिंग क्या होना चाहिए, क्योंकि एक सर्टन उम्र तो हो चुकी है, तो क्या वो सोचे ताकि अभी जो टेंशन है उनको कि यार लोग कह रहे हैं मैं पक चुका हूँ या पक चुकी हूँ, what would you suggest them? So for female it's more difficult. मैं कहूँगा कि फीमेल के लिए बहुत मुश्किल है, बिकॉज फीमेल के लिए तो 25 के बाद ही शुरू हो जाता है, स्पेशली गुजरात में। फॉर मी, इफ आई एम अ मेल, तो मेरे लिए आसान है, बिकॉज इमोशनली भी बहुत स्ट्रांग होता है मेल। इमोशंस की बहुत हमें हर्ट नहीं होते हैं बहुत जल्दी, और हमें लोग भी बहुत कम कहते हैं। करेक्ट। लेकिन फीमेल के लिए आई अंडरस्टैंड कि उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। दे नीड टू रियलाइज, मेल एंड फीमेल दोनों है, दे नीड टू रियलाइज कि पर्पस फर्स्ट एंड मैरिज सेकेंड। अगर आप सिंगल हैं तो जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक आपको एक अच्छा पार्टनर नहीं मिलेगा। और अगर आपके मैरिज लेट हो रहे हैं वो तो अच्छा बात है। अगर आपको एक दुख चुनना है, मैं दुख इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज जस्ट गिविंग अ मेटाफर, कि एक बुरा पार्टनर मिलने का दुख है या शादी ना होने का दुख है, तो शादी ना होने का दुख टेम्पररी है लेकिन वो अच्छा है। आहा, क्या बात है। सो इफ यू आर वेटिंग, और अगर आपको पता है कि अगर आप वेट कर रहे हैं, सिर्फ वेट कर रहे हैं, अपनी लाइफ पे काम नहीं कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम है। बट अगर आप वेट कर रहे हैं कि मुझे मेरे लायक पार्टनर मिले, और अगर आप अपने ऊपर भी काम कर रहे हैं साथ में, यू आर वर्किंग, यू आर ऑन योर मिशन, आप अपने पर्पस के ऊपर हैं, तो वो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपके लेवल का आपको ज़रूर मिलने वाला है। पावरफुल, वंडरफुल आंसर्स। आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये हेल्प करेगा। कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस भी है विच आई वुड लव कि आप एक सेंटेंस या एक वर्ड में अगर जवाब दे सके। What should come first, health or friends? Friends who are healthy. Like that. एक ऐसा रिलेशनशिप, आई एम श्योर आपने कवर किया है, बट फिर भी एक रेड फ्लैग इन अ रिलेशनशिप जो आपको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। Manipulation. क्या बात करनी चाहिए कोई प्रॉब्लम में, या लेट गो कर देना चाहिए? बात करने से ही बात बनती है। आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। डैश किल्स अ रिलेशनशिप। साइलेंस। ओह वाओ। सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं एक रिश्ते में? सुधारना सामने वाले को। सबसे खूबसूरत रिश्ते बनाने का सबसे बड़ा सीक्रेट है डैश। सामने वाले के ड्रीम को रिकॉग्नाइज करना। अगर कोई रिश्ते में सबसे मुश्किल चीज़ है जिसे आप फॉरगिव नहीं कर सकते, वो क्या होगा?
ट्रस्ट ब्रेक करना. ओके. लव विदाउट डैश कैन नॉट सर्वाइव. फ्रेंडशिप. वाओ. ओके. हर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का फाउंडेशन होता है डैश. इमोशनल मैच्योरिटी. इमोशनल मैच्योरिटी. सबसे बेस्ट तरीका ट्रस्ट को वापस से बिल्ड करने का होता है डैश. रीअश्योरेंस. रीअश्योरेंस की सब ठीक हो जाएगा. यस, वर्बल, फिजिकल, एक्शन के माध्यम से. ओके. सबसे फास्टेस्ट तरीका ट्रस्ट को ब्रेक करने का है मोबाइल फोन में पासवर्ड रखना. अपने पार्टनर को पासवर्ड दे दो. कि इतने फास्ट कैसे जवाब आ सकते हैं. आई मीन दिस इज इंटरेस्टिंग. ओके. एक कपल को जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हर रोज़ करनी चाहिए वो डैश है. साथ में खाना खाना चाहिए. सबसे कॉमन रीज़न क्यों रिश्ते फेल होते हैं. ईदर कपल्स ग्रो टुगेदर और दे ग्रो अपार्ट. आप अपने पार्टनर को अपने ग्रोथ में इन्वॉल्व कीजिए. ओके. राइट. सबसे बेस्ट तरीका सॉरी कहने का. हक करके. आई लव दैट. सबसे खराब एडवाइस जो कोई रिश्ते में दे सकता है वो क्या है. जब आपका पार्टनर अपसेट हो तब बोलो डोंट बी अपसेट. ओके. एक चीज़ जो कभी भी रिश्ते में आपको सहन नहीं करनी चाहिए. डिसरिस्पेक्ट. सबसे बेस्ट तरीका प्यार दिखाने का है. एक्शन. ऐसा लग रहा है कि मैं आपका टेस्ट ले रही हूँ बट यू आई मीन यू आर जस्ट आंसरिंग इट सो डैम राइट. एकदम ऑन पॉइंट आप बता रहे हैं. अच्छा, इमोशनल इंटीमेसी का मतलब क्या होता है. आप कितना इमोशनली सेफ फील करते हैं सामने वाले के साथ टू एक्सप्रेस योर नेगेटिव एंड पॉजिटिव इमोशंस बोथ. लवली. कॉन्फ्लिक्ट में जब आप डील कर रहे हैं तो हमेशा डैश करो. सॉफ्टनर का इस्तेमाल करो. मतलब अपने शब्द को बहुत हार्शली ना उपयोग करें. सॉफ्टनर. सॉफ्ट बोलो. सबसे बेस्ट तरीका है मिसअंडरस्टैंडिंग को हैंडल करने का डैश. बात करके. यस. सक्सेसफुल पार्टनरशिप रिक्वायर्स डैश फ्रॉम बोथ द पीपल. कमिटमेंट. रिश्ते का सबसे बड़ा मिथ है डैश. सच्चा प्यार कभी मरता नहीं. जो प्यार पे काम नहीं हुआ वो प्यार मर जाता है. करेक्ट. सबसे पावरफुल तरीका प्यार को एक्सप्रेस करना है. आपने ऑलरेडी बताया बट इन अनदर वे. सामने वाला जो रिस्पेक्ट डिजर्व करता है वो उसको देना. रिस्पेक्ट अबव लव. अ कपल दैट डैश टुगेदर स्टेज टुगेदर. टॉक्स. सबसे बड़ा लेसन जो आपने पर्सनली आपके मुश्किल रिश्तों से सीखा है दैट इज. आप दुखी इंसान को खुश नहीं कर सकते. ओके. रिश्ते का सबसे बड़ा टर्न ऑफ क्या है. इमोशनल डिस्कनेक्ट. So for female, intimacy is emotional. For men is physical. So when female is emotionally disconnected, तो वो सबसे बड़ा turn off है. करेक्ट. वाओ, ब्यूटीफुल. एंड सबसे बेस्ट एडवाइस फॉर एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप. I would say जैसे बिजनेस के लिए हम कोई एजुकेशन लेते हैं कंटिन्यूस, हेल्थ के लिए भी एजुकेशन लेते हैं, डिसिप्लिन होता है. वैसे मेरा मानना है कि रिलेशनशिप अच्छा तभी बिल्ड हो सकता है जब आप एजुकेशन लेते हैं और कंसिस्टेंट डिसिप्लिन के साथ एक्शन लेते हैं. और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो जाने अनजाने आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं होने वाले हैं, वो डिक्लाइन होंगे. नेचुरली चीज़ें बिगड़ जाती हैं. यू हैव टू मेंटेन द रिलेशनशिप बाय एजुकेशन एंड बाय एक्शन. वाओ. सो एजुकेशन की जब बात आती है आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग सीखे कि रिश्तों को कैसे इम्प्रूव करना. जैसे आज मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है एंड वी कीप टॉकिंग अबाउट इट कि जैसे आप एजुकेशन में 14 साल से ज़्यादा दे देते हो तब जाके आपका करियर आप बिल्ड करते हो और आप काम करते हो. तो वैसे ही जिस पे आप फोकस करोगे वो ग्रो होगा. रिश्तों पे फोकस होगा नहीं तो वो ग्रो होगा नहीं. एंड आई थिंक ये टैबू है कि रिश्ते में कहाँ हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है. एंड पीपल डिनाई इन इंडिया, स्पेशली हस्बैंड डिनाई करते हैं कि प्रॉब्लम है ही नहीं. सो इफ़ यू डिनाई द प्रॉब्लम, अगर आप प्रॉब्लम को डिनाई करते हैं तो प्रॉब्लम बड़ा होते जाता है.
एब्सोल्युटली एंड आई एम रियली हैप्पी कि आप जो लोगों को एजुकेट करते हैं आपके प्रोग्राम्स के माध्यम से, वन ऑन वन कोचिंग के माध्यम से. एक्सट्रीमली ग्रेटफुल. कीप डूइंग दैट एंड थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग ऑल ऑफ अस टुडे. Thank you for being at Holistic Health with Shivangi Desai podcast. Thank you so much. I really enjoyed, and thank you for all the questions. Thank you. Thank you so much. What an incredible episode. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इन अ वे एक मास्टर क्लास हुआ है रिलेशनशिप को लेकर, जहाँ पर तो अभी हमने सिर्फ थोड़ी सी डीप डाइव करी है, अपने आप को और रिश्तों का पर्पस समझना शुरू किया है. फील कि अगर आप कोई भी स्टेज में क्यों ना हो, आप स्टूडेंट हो, आप होम मेकर हो, आप मेल है फीमेल है, कौन से बैकग्राउंड से आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, डज नॉट मैटर. आई एम श्योर आपको इसमें से कुछ ना कुछ लर्निंग मिला होगा. आई होप आपने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं. इफ़ यू हैव मेड सम नोट्स, मेक श्योर आप कमेंट्स में आपका बेस्ट लर्निंग शेयर करें और मुझे ज़रूर बताइएगा ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू नो, क्योंकि आपके हर एक कमेंट मेरे लिए मैटर करता है और वो हमें और ज़्यादा मोटिवेट करता है टू ब्रिंग आउट सच अमेजिंग कंटेंट एंड गेस्ट्स. याद करा दूं आपको कि ये पॉडकास्ट ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ये नॉलेज हम स्प्रेड कर सके. मैं अकेली सब तक नहीं पहुंच सकती हूँ, बट आपका अगर साथ है तो हम पूरी दुनिया में ये अवेयरनेस को स्प्रेड करके दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. रिश्ते ट्रांसफॉर्म होंगे तो हेल्थ ट्रांसफॉर्म होगी, हेल्थ ट्रांसफॉर्म होगी तो हम दुनिया को बदल सकते हैं. अगर आप हमारे गेस्ट नक्षत्र मेवा के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में भी डाली हुई है. लेट मी ऑल्सो रिमाइंड यू टू सब्सक्राइब टू फिट भारत मिशन. अगर अभी तक नहीं किया है, बेल बटन को क्लिक कर लीजिए. आप एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई के ऊपर भी इसे ज़रूर सुन सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय RHN सप्लीमेंट्स. नेक्स्ट टाइम मिले तब तक याद रखिए, अगर हेल्थ है तो सब है.